सर मेरे यहाँ पे ज़ीरो विजिबिलिटी है। हाँ, कोहरा तो आज हमारे यहाँ पे भी है। चलो तो शुरू करते हैं। एंड कोहरा दैट इज़ फॉग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। क्यों भैया क्वेश्चन नहीं होंगे ना? ना क्वेश्चन थोड़ी ना होंगे आज ना। कल लेक्चर आज खत्म हो गया, आज क्वेश्चन नहीं होंगे ना। खत्म हो गया, जाओ घर जाओ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली वैदिक सोसाइटी। द वैदिक सोसाइटी वॉज लार्जली पास्टोरल इन नेचर, येस। वर्ण सिस्टम वॉज रिजिड एंड बर्थ बेस्ड, येस। रॉन्ग भैया, रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है। ये तो था लेटर वैदिक एज में। पहले तो वर्ण सिस्टम कैसा था, वो आपका प्रोफेशन के बेसिस पे था, यानी कि जो आपका प्रोफेशन है उसी के हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होगा, ना कि जन्म के आधार पे, जो कि लेटर वैदिक एज में हो गया था। लेटर वैदिक एज में सोसाइटी कैसी हो गई थी? वो हो गई थी पैस्टोरल से एग्रीकल्चरिस्ट। ओके, मेसी बेटे, मेसी मेसी कर रहे हो हैं? चलो तो consider the following statement regarding position of women in the Vedic age. Women were allowed to participate in the religious rituals. तो women को allowed था religious rituals में participate करने का, yes. अब वैदिक एज के बारे में पूछ रही है, ठीक है। तो ऋग वैदिक में तो था ही। चाइल्ड मैरिज वॉज वाइडली प्रेवलेंट ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। नो, अर्ली वैदिक को ऐसे एज्यूम करो अच्छा अच्छा सब है, तो बुरा नहीं हो सकता वहाँ पर, यानी कि विडोरी मैरिज अलाउड थी, चाइल्ड मैरिज नहीं थी। एंड अगर बात करेंगे तो जो वुमेन की कंडीशन है वो काफ़ी हद तक सही थी वहाँ पे। अगला क्वेश्चन करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी वर्ण सिस्टम, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट्स लिखे हुए, बताइए कौन सा सही है। इन द अर्ली वैदिक पीरियड वर्ण वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय पर आधारित था। नो, यस, ठीक है। वो तो लेटर वैदिक एज में हुआ था ना, रिजिड और काइंड ऑफ कास्ट बेस्ड। इन द लेटर वैदिक पीरियड वर्ण बिकेम हेरिडिटरी, यस, वो हेरिडिटरी बन गया था। सी बोथ 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक एज। तो वैदिक काल में शिक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड थ्रू द गुरुकुल सिस्टम। वैदिक एज में वेमेन वर कम्प्लीटली डिनाइड एजुकेशन इन दी वैदिक एज। आप खुद समझ सकते हो, पूरी तरीके से उनको एजुकेशन डिनाइड था, ऐसा नहीं है, ठीक है। पूरी तरीके से डिनाइड है, क्योंकि अगर स्पेसिफिक पूछेगा तो भी समझ में आता है, स्पेसिफिक तो यहाँ पूछ भी नहीं रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दी असेंबलीज इन दी वैदिक एज। वैदिक काल की सभाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभा एंड समिति वर पॉपुलर ड्यूरिंग द पॉपुलर पॉलिटिकल असेंबलीज, यस। सभा समिति विदट। सभा किसकी थी? जो लर्नेड ब्राह्मण्स हुआ करते थे उनकी असेंबली थी। समिति थी जो नॉर्मल जनरल जनता है, पीपल है, उनकी असेंबली हुआ करती थी। और विदट होती थी रिलीजियस असेंबली। और ऋग्वैदिक एज में अगर हम बात करें तो वेमेन का पार्टिसिपेशन अलाउड था। दीज असेंबलीज हैड नो रोल इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि इन असेंबलीज का कोई डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं था, यानी इन सभाओं का निर्णय लेने में कोई भूमिका नहीं थी ना। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। हैड नो रोल, ये क्या दिखा रहा है हमें? एक तरीके से एक्सट्रीम कीवर्ड है ये, कि कोई रोल था ही नहीं। थोड़ा बहुत भी रोल होगा, अपने आप ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। और इनकी काफ़ी सारी अथॉरिटी थी, काइंड ऑफ जैसे आज हमारा लोकसभा होता है, हमने पॉलिटी में पढ़ा था लोकसभा किस लिए होता है? चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के लिए। किस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। उसी तरीके से ये होता था आपका, जो चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करता था ऑन द पावर ऑफ द किंग। एंड किंग वॉज नोन एज, जल्दी से, किंग को किस नाम से जाना जाता था? हाउस होल्डर जिसके घर में होता था यज्ञ, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो किंग होता था आपका राजन। हाउस होल्डर कौन होता था? यजमान। ओके, ऑल राइट। तो हमने देखा था कल 1500 से 500 बीसी का टाइम पीरियड था वैदिक काल। अब हमने ये भी देखा था, अब जरा यहाँ पर आ जाएंगे। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी बढ़ती जा रही थी, कि मोक्ष अटेन करना है, यज्ञ करवाना पड़ेगा। यज्ञ कौन करवाएगा? ब्राह्मण करवाएंगे, प्रीस्ट करवाएंगे, पंडित जी करवाएंगे। पंडित जी के बिना करोगे तो यज्ञ सफल नहीं होगा फिर। तो धीरे धीरे, क्योंकि इतनी ज़्यादा, क्योंकि दान दक्षिणा भी कायदे की देनी होती थी यज्ञ करवा। आप भी आज भी अगर आप यज्ञ करवाओ तो पंडित जी को दान दक्षिणा तो देनी पड़ती है। तो देखो हम कहाँ, जहाँ हमने कल ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो दान दक्षिणा तो लगेगा। और ये दान दक्षिणा के चलते जो वैश्य और शूद्र क्लास है उन्होंने डेविएट करना शुरू कर दिया। डेविएट इन द सेंस, क्योंकि वो तो करवा ही नहीं सकते, तो उनके मन में क्या, भाई हम तो मोक्ष अटेन कर ही नहीं सकते हैं। और फिर यहाँ से निकल के आए दो heterodox स्कूल ऑफ थॉट, एंड दीज आर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ऑन लेफ्ट एंड जैनिज्म ऑन राइट, ठीक है।
ठीक है, जो आप यहाँ पर पिक्चर पे देख पा रहे हैं। तो सर लिख दीजिए ना भाई, तुम समझो मेरा हाथ अभी थोड़ा ही गर्मी ले रहा है, ठीक है, क्योंकि सर्दी काफ़ी हो चुकी है। तो कॉज ऑफ ओरिजिन क्या था उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन कॉज ऑफ ओरिजिन आप समझ रहे हैं कि ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी बढ़ती जा रही थी। हमने ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था संख देखा था, न्याय देखा था, उत्तर मीमांसा देखा था, पूर्व मीमांसा देखा था, है ना, योग देखा था। तो ये हमने स्कूल ऑफ फिलॉसफी देखे थे ऑर्थोडॉक्स, जो वैदिक धर्म में बिलीव करते हैं। जो नहीं करते हैं, जिनका ये मानना था आपको ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, सब यज्ञ और सब करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी मोक्ष अटेन कर सकते हो, आपको एक्चुअल में अपने अंदर भीतर जाना है और आपको खुद को समझना है, यज्ञ करवाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर जब वैश्य और शूद्र हैं वो धीरे धीरे इन धर्मों की ओर माइग्रेट होना शुरू हुए। लेकिन क्या सिर्फ यही कॉज ऑफ ओरिजिन था? नहीं, और भी थे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मणिकल डोमिनेशन तो हमने देख लिया, ठीक है, चलो अब हाथ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन तो हमने देख लिया, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास एंड अपोज्ड ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। और यही कारण था कि क्यों फिर हमने वेदों में उपनिषदों को ऐड करना पड़ा हमें, ठीक है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ट्रेड वॉज इम्पैक्टेड ड्यू टू रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस, कि रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस होती थी, इसका दान दे दो, उसका दान दे दो, उसकी बलि दे दो, उसकी बलि। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में जो एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट होती थी, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता था इन सैक्रिफाइस की वजह से। और ट्रेड मेनली कौन करता था? ट्रेड मेनली जो वैश्य हैं। आज भी आप देखो वैश्य का मतलब जैसे जिनको हम बनिया बोलते हैं, तो वो, ठीक है। पंच मार्क्ड कॉइन्स का यूज़ होना शुरू हो गया। तो अभी तक बार्टर सिस्टम था, और अभी जब पंच मार्क्ड कॉइन, अगर आप खुद सोचो, अगर कॉइन्स शुरू हो गए तो क्या शुरू होगा? दबा के ट्रेड शुरू होगा। क्यों शुरू होगा? क्योंकि अभी तो जैसे अगर बार्टर सिस्टम में तो बड़ी लिमिटेशंस होती हैं कि भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की नीड होती है, हम इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे गेहूँ चाहिए तो आई हैव टू लुक फॉर अ पर्सन जिसके पास गेहूँ हो, एंड एट द सेम टाइम मेरे पास वो होना चाहिए जो उसको चाहिए। अगर उसको मान लो चाहिए जूते, मेरे पास जूते नहीं हैं, अगेन हो नहीं सकता ट्रेड। लेकिन यहाँ पे क्या, जब सिक्के आ जाते हैं तो ट्रेड दबा गया होता, तो ट्रेडिंग कम्युनिटी फ्लरिश करेगी, वैश्य। तो अभी आप देखो, आप राजस्थान यहाँ पर जाओ तो बहुत जैन कम्युनिटी मिलेगी, और वो ज़्यादातर ट्रेडिंग कम्युनिटी होती है, जैन कम्युनिटी। अगर आप देखो बहुत अमीर होते हैं जैन लोग, मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी अमीर होते हैं और काफ़ी दानी भी होते हैं। मतलब बहुत अपना, आपने कई बार सुना होगा कि 100 करोड़ की, 200 करोड़ की संपत्ति को दान कर, मतलब पूरा डोनेट करके, और एकदम एसेटिक जीवन की ओर आगे जो है कदम बढ़ाए। वर्ण सिस्टम, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डिड नॉट अटैच देमसेल्फ टू वर्ण सिस्टम एंड एवरीवन ट्रीटेड इक्वली। यानी कि यहाँ पर कोई वर्ण सिस्टम नहीं था कि ब्राह्मण देन क्षत्रिय देन वैश्य देन शूद्र, यानी इस तरीके का वर्टिकल कोई क्लासिफिकेशन नहीं था कि यहाँ ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य, नीचे शूद्र हैं, इनको इनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं था, हर कोई समान है। तो जैनिज्म बिलीव्ड इन वर्नास वर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड नॉट बाई बर्थ। तो यानी कि सबको उन्होंने इक्वल ट्रीट किया था, ऐसा अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं था। यही कारण था कि क्यों जैनिज्म और बुद्धिज्म फ्लरिश करे, और यही कारण है कि क्यों फिर ब्राह्मण वैदिक रिलीजन में जल्दी से उपनिषदों को भी जोड़ना पड़ा, ठीक है। और उपनिषद काफ़ी अच्छे हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो कॉज ऑफ ओरिजिन में बिलीफ इन नॉन वायलेंस भी है, बिकॉज ये दोनों धर्म नॉन वायलेंस से बिलीव करते हैं। नॉन वायलेंस है तो फिर अगेन ट्रेड फ्लरिश करता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रहा है, तो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो ट्रेड करना चाहेगी क्या? बताओ, नहीं करना चाहेगी, शांति चाहिए। अब तुम खुद देखो, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ क्या ज़्यादा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती होगी कि इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश कर रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही? नहीं। क्यों? क्योंकि पीस ही नहीं है, शांति नहीं है, वायलेंस इतना हो रहा है। महावीर एंड बुद्ध वर क्षत्रिय। तो बात आती है इन क्षत्रियों ने क्यों, मतलब जैसे क्षत्रिय भी ऊपर ही हैं, तो इन्होंने क्यों धर्म को बनाया? क्योंकि आई थिंक आपको इतना तो पता होगा कि गौतम बुद्ध ने बुद्धिज़्म धर्म को बनाया, जन्म दिया, और महावीर जी जो हैं, जन्म तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जैन धर्म का मेन जो मतलब प्रपाउंड किया, जो प्रचार किया, वो वर्धमान महावीर जी ने किया। तो दोनों लोग क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियों ने क्यों किया? क्योंकि वैश्य और शूद्र जो हैं उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि वो चैलेंज कर सकें वैदिक डोमिनेशन को, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को। क्षत्रिय भी कहीं ना कहीं थोड़े परेशान थे ब्राह्मणिकल डोमिनेशन से, क्योंकि जैसे मान मतलब इनको राजा बनना है, तो काइंड ऑफ ब्राह्मण जो हैं उसको काइंड ऑफ अथॉरिटी देते थे कि हाँ जनता ये हैं आपके राजा, और हमने यज्ञ किया और यही भगवान से, मतलब काइंड ऑफ ये है लिंकेज टाइप। तो कहीं ना कहीं जिसको अगर राजा बनने का मौका नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन तो इनको भी खटक रहा था,
नॉट दैट मच, लेकिन खटक रहा था। तो इनके पास लेकिन अथॉरिटी थी कि इसको चैलेंज कर सकते थे। तो ये एक मेंटालिटी का भी खेल होता है। ओके, तो यहीं से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दो हीटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स निकल के। हीटेरोडॉक्स का मतलब है जो वैदिक जो रिलीजन्स हैं जो वेदों में बिलीव नहीं करते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द जैनिज़्म। जैनिज़्म से शुरू करते हैं। ठीक, तो जैनिज़्म में तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट चलता है। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैंने सही तो किया था लेकिन सब बिगड़ गया है। कोई बात नहीं, मैं फिर से सही कर देता हूँ। ये जो है थोड़ा सा ठीक है भी। ओके, चलो, थोड़ा सा ये कट रहा है, कोई नहीं बेटा, OCD का अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा मैनेज कर लो। इन जैनिज्म तीर्थंकर्स आर कंसिडर टू बी ग्रेट टीचर्स। ठीक है, जैन धर्म में तीर्थंकरों को महान शिक्षक माना जाता है। तो तीर्थंकर कौन है? जो ग्रेट टीचर्स हैं उनको तीर्थंकर बोला जाता है। और टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24। हमें 24 के नाम याद नहीं रखने हैं, सिर्फ 3 के नाम याद रखने हैं या फिर 4 के नाम याद रखने हैं। पहले हैं ऋषभदेव, ऋषभ नहीं ऋषभदेव। ठीक है, इनका बर्थ प्लेस है अयोध्या और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बुल से, बैल से। 23वें हैं पार्श्वनाथ, वाराणसी में इनका जन्म हुआ और सरपेंट यानी सांप से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड वर्धमान महावीर 24 नंबर के तीर्थंकर हैं और कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ एंड ही इज रिप्रेजेंटेड बाय द लायन। ठीक है, शेर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑलराइट, और चौथे कौन है जिनको आपको नाम याद होना चाहिए? 22 है अरिष्टा नेमी। अरिष्टा नेमी, इनको ही नेमीनाथ बोलते हैं। अगर कहीं नेमीनाथ लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि भाई नेमीनाथ कौन आ गए। तो वेदों में सिर्फ 2 तीर्थंकर के बारे में लिखा हुआ है, ऋषभदेव और अरिष्टा नेमी। इसीलिए जो है जैन्स बोलते हैं कि भाई ये जो हमारा जैन धर्म है ये वैदिक रिलीजन से भी पुराना है। क्यों? क्योंकि वेदों में तक नाम लिखे हुए हैं और नाम ऐसे तो लिखे नहीं जाते हैं जब तक किसी ने बहुत कुछ किया ना हो और बहुत टाइम ना हो गया उसको किए हुए। तब तक तो वेदों में, तब तक तो नाम लिखा नहीं जाता ना। ऐसा कुछ किसी को हम रिकग्निशन देते नहीं हैं जब तक वो मर जाता है, उसके बाद हम उसको रिकग्निशन देना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं वेदों में अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जैन धर्म पुराना। खैर, उससे मैं कोई नहीं जाना, लेकिन ध्यान रखना ऋषभ जो देव हैं, ठीक है, ऋषभ देव पहले वाले और 22वें वाले अरिष्टा नेमी या नेमीनाथ, इनके बारे में मैंशन है कहाँ पर? वेदों में। 23वें पार्श्वनाथ, सांप है इनका जो सिंबल है, और 24वें वर्धमान महावीर जिनका सिंबल है लायन है। हमें पढ़ना है किसके बारे में? 24वें जो है वर्धमान महावीर। क्यों पढ़ना है इनके बारे में? इसलिए पढ़ना है इनके बारे में बिकॉज पेपर में पूछता है, इसीलिए तो पढ़ना है। और क्या फालतू में यहाँ पर हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? भाई पेपर में पूछता होगा तब भी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वर्धमान महावीर पे आते हैं। तो वर्धमान महावीर की अगर बात करेंगे तो इनका बर्थ कब हुआ था? 540 BC में। कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, बिहार में। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? इनकी डेथ हुई थी पावापुरी, बिहार में 468 BC में। तो अब आप देख सकते हो इसके बीच में कितना गैप है। BC में जब हम आगे बढ़ते हैं तो घटता है ना नंबर। तो 72 ईयर्स, 72 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ। फादर के नाम था इनका सिद्धार्थ। अभी हम देखेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्लैन थी इनकी, किस क्लैन से बिलोंग करते थे? जनात्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय क्लैन थी ये। वाइफ का नाम यशोदा था, बेटी का नाम था अनोंजा प्रियदर्शनी या फिर प्रियदर्शनी, जिन्होंने शादी करी जमाली के साथ। और जमाली महावीर के पहले डिसाइपल बने, पहले शिष्य बने। ठीक है, क्लियर है? तो जमाली यानी दामाद जी ही जो इनके पहले शिष्य बने। इन्होंने 30 साल की जब उम्र थी इन्होंने गृह त्याग किया था, घर छोड़ा था मक्खाली गौसल के साथ। मक्खाली गौसल ने अपना एक बाद में अलग सेक्ट बना लिया था, आजीविका सेक्ट, जिसके बारे में हम देखेंगे। बाद में अलग हो गए थे, ठीक है, राइट। तो बाद में अलग हो गए थे और एनलाइटनमेंट इनको मिली थी 42 साल की उम्र में। कहाँ पर? अंडर अ साल ट्री। साल ट्री के नीचे जंबिका ग्राम जगह पड़ती है, नियर रिवर रिजुपालिका। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके फील्ड में, किसके खेतों में, काइंड ऑफ। तो समग करके एक हाउस होल्डर हुआ, ठीक है, काइंड ऑफ आप ये समझ सकते हो, एक यजमान हुए और उन्हीं के जो फील्ड हैं वहाँ पर इनको किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट इनको मिला, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं उसको हम। ओके, फर्स्ट सरमन यानी कि जो पहला उपदेश है वो उन्होंने कहाँ पर दिया? पावा में दिया, जो कहाँ पड़ता है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए, पावापुरी में इनकी होती है डेथ। ओके, पावापुरी में होती है डेथ। और जो इनकी पहला सरमन है वो कहाँ देते हैं?
पहला सरमन कहाँ पे देते हैं? तो पहला सरमन पावा में देते हैं, जो कहाँ है? यूपी में है। पावापुरी है बिहार में, और पावा है आपका उत्तर प्रदेश में। डेथ को मोक्ष बोलते हैं। ये टर्म्स हैं रिलेटेड टू जैनिज्म। डेथ को मोक्ष बोला जाता है, एनलाइटनमेंट को कैवल्य बोला जाता है। बसाडी क्या है? जैन जो मोनास्ट्री होती है, मोनास्ट्री का मतलब जो मठ होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, सब पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो सर जंबिका ग्राम बिहार में है, ठीक है। ये जो जंबिका ग्राम है दिस इज़ इन बिहार, ओके, बिहार में है ये। कैवलिन इज़ परफेक्टली लर्न, जिसको सारी चीज़ों का ज्ञान हो चुका है। यहीं पर एक और टर्म देखिएगा, असरफ। असरफ का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कार्मिक प्रैक्टिसेस। इनफ्लो ऑफ कार्मिक प्रैक्टिसेस यानी कि जब आप अपने कर्म कर रहे हो, सही कर्म कर रहे हो, तो उस टाइम पे जीव की तरफ यानी सोल के अंदर इनफ्लो होगा उन कार्मिक प्रैक्टिसेस का, जो आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, उनका फ़ायदा होना है, उनके जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके अंदर आना शुरू होंगी। दैट इज़ कॉल्ड एज असरफ, ओके। जीना इज़ बीइंग हु हैज अचीव्ड एनलाइटनमेंट एंड इज़ बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, यानी कि जो जीवन मरण का जो साइकिल है उससे वो बाहर आ चुका है, दैट इज़ जीना। केवलिन परफेक्टली सब कुछ पता है। बसाडीज जैन मोनास्ट्रीज हैं, एनलाइटनमेंट कैवल्य है, और डेथ आपकी है मोक्ष, राइट, ठीक। अब ये आजीविका सेक्ट क्या है? एक सेकेंड रुको ज़रा, मैंने यार काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी थी, आई थिंक दूसरी मैंने पीपीटी ऐड करी तो उसके बाद वो चला गया। Shit. चलो कोई नहीं, सह लेंगे इतना तुम्हारे लिए। तो आजीविका सेक्ट क्या है? ये आजीविका सेक्ट मक्खाली गौसल ने इसको फाउंड किया था। इसके फाउंडर थे मक्खाली गौसल, ओके। जो कौन थे? जो महावीर यानी वर्धमान महावीर के साथ उन्होंने गृह त्याग किया था, ओके। फिर उन्होंने अपना खुद का सेक्ट बना लिया। दिस सेक्ट बिलीव्ड इन एक्सट्रीम फेटलिज्म। एक्सट्रीम फेटलिज्म का मतलब फेट, किस्मत, ठीक है। यानी हर चीज़ किस्मत में जो लिखी हुई है वही होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। यानी एक्सट्रीम फेटलिज्म पे बिलीव करते थे। एसेटिज्म, एसेटिज्म क्या है? तपस्या। तपस्या यानी सांसारिक सुखों से दूर रहकर जीवन जीने का चरम रूप है। लिविंग एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ बाई एब्सटिनेंस फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। इसी पे ही जैन भी बिलीव करते थे, एसेटिज्म पे बिलीव करते भी हैं। अब देखोगे कई सारे जैन मंक्स हैं जो एकदम बिल्कुल कोई कपड़े नहीं धारण करते हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो वो भी बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ पे बिलीव करते हैं। इनफैक्ट उनका तो ये तक मानना था कि हम जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पे जैसे मतलब हल चला रहे हैं, ओए हल चलाया तूने, तूने फसलें उगाई, ठीक है। तो उस टाइम पे पता नहीं क्यों गाना याद आ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी जीव हत्या होती है और वो भी हमें नहीं करनी चाहिए। यानी कि बहुत ही एक्सट्रीम फिलॉसफी पे ये बिलीव करते थे जैन्स। जैन अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म 3 प्रिंसिपल्स टू अचीव मोक्ष। मोक्ष अचीव करना है तो आपको KFC जाना होगा, ठीक है। KFC जाके आपको जो हड्डियाँ नहीं तोड़नी बेटे। KFC का मतलब है राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। साम्यक जानना, साम्यक दर्शन और साम्यक चरित्र। सही ज्ञान होना चाहिए, सही आस्था होनी चाहिए और सही आचरण होना चाहिए आपको। राइट नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट, KFC याद रहेगा। ये त्रिरत्न है कि अगर आप सही जानोगे, सही आस्था रखोगे, सही आचरण रखोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। कैसे? 5 वोज हैं ये, जिनको हम बोलते हैं पंचव्रत। क्या बोलते हैं? पंचव्रत। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग। कैसे आपको रहना चाहिए? आपको अहिंसा नहीं करनी है, नॉन वायलेंस, सत्य बोलना है, ओनली स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, अस्तेय, डू नॉट स्टील, चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य, सेक्सुअली मोनोगैमस, ठीक है। सब मोह माया है, कब तक? एटलीस्ट 25 साल तक तो, ठीक है। जब हमारा, आपको पता है ना, कल हमने 4 आश्रम देखे थे जीवन के, जिसमें सबसे पहला ही ब्रह्मचर्य था। हाँ, किस उपनिषद में मेंशन थे वो चारों ब्रह्मचर्य? जरा कमेंट में बताइए। जिसमें हमारा पहला था क्या? ब्रह्मचर्य, जिसमें चारों आश्रम मेंशन थे। पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा था वनप्रस्थ और चौथा क्या था? संन्यास। तो ये सारे हमारे जो आश्रम है किसमें मेंशन थे? दीज वर मेंशन इन दी जबाला उपनिषद, है ना, जबाला उपनिषद में मेंशन थे। खैर, और ये किसका पार्ट था? किस वेद का पार्ट था? अपारिग्रह का मतलब है डिटैच फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स, पीपल एंड प्लेसेस, यानी कि भौतिक वस्तुओं, लोगों और स्थानों से विरक्ति कर देनी है। यानी एक तरीके से जो हम वहाँ पे देखे थे वैदिक रिलीजन में, वनप्रस्थ, सब चीज़ों से आपको डिटैच। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो था एक फेज़ ऑफ लाइफ में
कि भाई पहले पढ़ाई लिखाई करो 25 तक, 25 से 50 तक मज़े करो, मतलब गृहस्थ जीवन के मज़े लो, फिर 50 के बाद जो छोड़ दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे किसी चीज़ से बोल रहे हैं अटैच होना ही नहीं है, किसी चीज़ से। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी से अटैच हो गए एकदम, देखा ओहो, मतलब देखा इन दी सेंस कि मान लो किसी कोई चीज़ दिख गई तुमको खाने की चीज़ और तो ओहो मज़ा आ गया, ला टपक गई, ऐसा नहीं, अटैच नहीं मिलना, नहीं मिलेगी फिर तुम्हें दुख होगा, ठीक है। तो अपारिग रहे, तो डिटैच फ्रॉम मटेरियलिस्टिक थिंग्स, पीपल एंड प्लेसेस। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, लोगों से भी डिटैचमेंट रखनी चाहिए, नहीं तो लोग आएंगे अगर, तो अगर हमें खुशी होगी तो लोगों के जाने में हमें दुख भी होगा, एज सिंपल एज दैट। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ का मिलने का दुख है तो उसके, अगर किसी चीज़ से भी हमें खुशी मिल रही है तो फॉर श्योर उसके ना होने से हमें दुख ज़रूर मिलेगा। डिवीजन अमंग जैन्स, तो जैन्स में डिवीजन हो गया। कैसे डिवीजन हो गया ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा हुए, नाम सबने सुना होगा, कल से इनके बारे में हम देखेंगे, कल नहीं परसों से देखेंगे, कल तो देखेंगे हम लोग, कल ही देखेंगे, वैसे तो कल ही शुरू हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे मगध, अब मगध क्या था ज़्यादा क्वेश्चन मत करना बिकॉज कल देखेंगे सब, ठीक है। तो मगध एक महाजनपद था, तो यहाँ पर क्या था कि अकाल आ गया, सूखा उखा पड़ गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गए एक जैन मंक के पास, उनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु जैन मंक थे और इन्होंने इनको एडवाइस किया कि आप जो है छोड़ दीजिए मगध को और चलिए जैन धर्म को अडॉप्ट कर लीजिए। इससे होगा क्या, क्योंकि जैन धर्म में एसिटिज़म पे हम बिलीव करते हैं कि बहुत ही कम में हमें जीवन यापन करना है, चीज़ों को त्यागना है, किसी चीज़ से अटैच होकर नहीं रहना है, तो लोग भी फॉलो करना शुरू करेंगे और इससे जो कमी है, शॉर्टेज है, वो थोड़ा सा उससे हमें निजात पाने में सहायता मिलेगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड द जैनिज्म एंड ही मूव्ड टू द श्रवणबेलगोला। चंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, कहाँ पर, कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा श्रवणबेलगोला। यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं और सल्लेखना परफॉर्म कर देते हैं। सल्लेखना का मतलब होता है रिचुअल फास्टिंग, यानी कि तब तक नहीं खाना खाएंगे जब तक कि मृत्यु खुद नहीं आ जाएगी, यानी मृत्यु तक फास्टिंग करना, दिस इज कॉल्ड एज सल्लेखना। एंड ही पास्ड अवे, वहीं पर उनकी डेथ हो जाती चंद्रगुप्त मौर्य की। Meanwhile, another group of giants choose to remain in Magad under the leadership of स्थूलभद्र। और एक जो ग्रुप है वो वहीं पर टिका रहा, यानी कि वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक नहीं गया। चंद्रगुप्त मौर्य, भद्रबाहु जैन मंक और काफ़ी लोग इनके साथ गए कर्नाटक में, कुछ लोग वहीं लौटे। ओवर टाइम डिफरेंसेज अरोज बिटवीन द टू। डिफरेंसेज समय के साथ इन दोनों समूहों के बीच में, एक समूह वो जो कर्नाटक चला गया, दूसरा समूह जो नहीं गया वहीं मगध में रह गया। The followers of Bhadrabahu who migrated to the south and Karnataka adhered to strict ascetic practices. भद्रबाहु के अनुयायी जो दक्षिण की ओर गए थे कठोर तपस्वी आचारों का पालन करते थे, इंक्लूडिंग न्यूडिटी। न्यूडिटी का मतलब है कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, एज अ मार्क ऑफ रिनंसिएशन, ठीक है, जिनमें त्याग के प्रतीक रूप नग्नता भी शामिल थी, और वे दिगंबर कहलाए, स्काई क्लैड। ऑन दी अदर हैंड, जब वो विजिट किए, कहाँ पर, मगध को विजिट किए, जब वो वहाँ विजिट किए तो भद्रबाहु सौ कि भाई यहाँ पे तो हर कोई ही सफ़ेद कपड़े पहनने लगा, एंड ही वॉज लाइक बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर तो ये लोग सब सफ़ेद का वस्त्र धारण करने लगे, जबकि कपड़े तो धारण नहीं करना चाहिए, हमें एस्थेटिक फॉर्म ऑफ लाइफ पे बिलीव करना चाहिए। इसीलिए क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। और स्थूलभद्र की लीडरशिप में जो एक सेक्ट मगध में रह गया था वो क्या है, सफ़ेद कपड़े धारण करने लगा, जिनको बोला गया श्वेतांबर, यानी कि वाइट क्लैड। दिगंबर मतलब कोई कपड़े नहीं, भद्रबाहु लीडर। श्वेतांबर मतलब वाइट क्लॉथ यानी सफ़ेद कपड़े, लीडर कौन है, स्थूलभद्र हैं, ओके। और इसी वजह से क्या हुआ कि जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र, उसको भद्रबाहु ने बॉयकॉट किया, एंड ही सेड हम तो नहीं आ रहे। प्लेस कौन सी थी, पाटलिपुत्र। पैटर्नाइज किया इसने किया बिंदुसार ने। पैटर्नाइज और लीडर का मतलब होता है, लीडर ये थे, पैटर्नाइज करने का मतलब ये है कि उस टाइम पे रूलर ये हुआ करते थे, खर्चा पानी इन्होंने उठाया उसका, ठीक है, रूलर ये थे। 298 BC 298 ईसा पूर्व के टाइम पे जो है ये पर्टिकुलर फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। और सेकेंड जो जैन काउंसिल हुई थी 512 AD में हुई थी, वल्लभी गुजरात में, ठीक है, वल्लभी गुजरात में हुई थी। ऑल राइट, किसने पैटर्नाइज या क्विक किया वो हमें याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, ठीक है।
भद्रबाहु बॉयकॉटेड द फर्स्ट काउंसिल जैन लिटरेचर इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। तो जैन लिटरेचर खासकर जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, जो टीचिंग्स हैं उनको कंपाइल किया गया अंडर द नेम ऑफ अगम्स, ठीक है, अगम सूत्र। अगम सूत्र क्या है? ये हैं सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन रिलीजन। तो जो भी 24 तीर्थंकर हुए उनकी जो लर्निंग्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक हो तो पूछ सकता है। और ये जो पहली जैन काउंसिल हुई थी यहीं पर अगम्स को कंपाइल किया गया था। अगम्स वर कंपाइल्ड, ओके, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बाकी के अंगास देखते हैं। देखो अगम अलग होता है। अगम इज अ टाइप ऑफ अंगा। अंगा क्या होता है? तो अंग जो जैन लिटरेचर होता है उसको हम अंग बोलते हैं। जनरल टर्म होता है जैन लिटरेचर के लिए, ओके। और अंगा जैन लिटरेचर है, अगम एक तरीके का अंगा हुआ, बिकॉज अगम जो है, अगम सूत्र, ये 24 तीर्थंकरों की जो टीचिंग्स हैं उसको कंपाइल किया गया है। पहली जो जैन काउंसिल हुई थी उसमें 12 ध्यान टोटल 12 आपके अगम्स हैं, ठीक है, 12, ओके, ऑल राइट, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। सॉरी 12 अंगाज हैं, ध्यान रखना, ठीक है, 12 अंग हैं जिसमें कि अगम भी एक है आपके, ऑलराइट। चलो तो यहाँ पर भगवती सूत्र है जो महाजनपद के बारे में मेंशन करता है, तत्वर्थ सूत्र है और कल्प सूत्र है, ओके। ज़्यादातर आपको जो टेक्स्ट हैं जैन टेक्स्ट वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलेंगे। किस लैंग्वेज में? प्राकृत, जो एंशिएंट इंडिया की लैंग्वेज है, प्राकृत। जैन आर्किटेक्चर कुछ देख लेते हैं। तो जैसे कुछ रॉक कट केव टेम्पल हैं, जैसे उड़ीसा में आपको देखने को मिलेंगे रॉक कट की ये केव्स हैं आपकी, ठीक है, ये रॉक कट केव्स हैं उड़ीसा की, जिनको कि हम उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स बोलते हैं। ये कहाँ की केव्स हैं? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में देखने को मिलेंगी। उदयगिरी की जो केव्स हैं वो अलग हैं, वो एमपी में हैं, एमपी मध्य प्रदेश की विदिशा में देखने को मिलेंगी। उदयगिरी खंडगिरी ये अलग हैं, जो कि किंग खरावेला ने बनाई थी, जो उड़ीसा के छेदी डायनेस्टी के रूलर्स थे। तो ये वहाँ पर है। हाथी गुम्फा केव्स यहीं पर ही हैं आपकी, ठीक है। और रॉक कट केव टेम्पल्स वही जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिलेगा, जब टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इसको देखेंगे, वास्तुपाल ब्रदर्स ने इसको बनवाया था। स्टैच्यू है गोमतेश्वर बाहुबली का, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये जो आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। ये गोमतेश्वर बाहुबली कौन है? तो जो हमारे पहले तीर्थंकर हुए, कौन? ऋषभदेव, उनके बेटे हैं ये गोमतेश्वर, ठीक है, बाहुबली। यहाँ पर हर 12 साल में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं महा मत्स्य अभिषेक, ठीक है। हर 12 साल में फेस्टिवल होता है और पूरा दूध हल्दी सब, बहुत शहद, सब कुछ चढ़ाया जाता है यहाँ पर ऊपर आके, क्योंकि जो जैन, अभी मैंने बताया, जो जैन लोग होते हैं बहुत, आपने सुना भी होगा देखा भी होगा, खासकर राजस्थान के आसपास वाले एरिया में बहुत रिच होते हैं, ठीक है। एंड वो एकदम दिल खोल के फिर खर्च करते हैं यहाँ पर आके। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। आप जो भी आपका धर्म है उसमें तो आप करेंगे ही, खैर, ऑलराइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलना पड़ता है, नहीं पता चला कोई हर्ट ना हो जाए, ठीक है। और ये तो हो गया स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली। देन है आपका एक स्टैच्यू, ये कोई नाम बता सकता है इसका? महाराष्ट्र में है, नासिक में। क्यों? ये एक्चुअल में जो ऋषभ देव है ना, उनका स्टैच्यू है ये, ठीक है। उनके बेटे का स्टैच्यू है वो वाला जो अभी हमने देखा, ठीक है। ये जो आप स्टैच्यू देख पा रहे हो ये स्टैच्यू है किसका? ये ऋषभ देव का खुद है, और नासिक में आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसका नाम है मंगी टुंगी। लगेगा चाइना में लगता है, नहीं, मंगी टुंगी, ये मंगी टुंगी के नाम से जाना जाता है। मंगी टुंगी हिल्स हैं आपकी नासिक में, वहाँ पे है ये ऋषभ देव का स्टैच्यू। 108 फीट का है ये, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट जैन स्टैच्यू है ये, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट जैन स्टैच्यू। इसकी हाइट कितनी है? सिर्फ 57 फीट, सिर्फ 57 फीट। इसकी कितनी है? 108 फीट, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट जैन स्टैच्यू है। केव्स भी हमने देख ली। नाउ कमिंग ऑन टू दी बुद्धिज़्म। बुद्ध धर्म पे आते हैं। जैन धर्म के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, ऑल राइट।
बुद्धिज़्म में थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना होता है बिकॉज से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो बुद्धिज़्म धर्म के जो फाउंडर थे वो गौतम बुद्ध थे। जैसे हमने देखा वर्धमान महावीर के बारे में, वो फाउंडर नहीं थे, फाउंडर तो ऋषभ देव थे, मेन प्रोपाउंडर थे, मेन जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। लेकिन मेन यहाँ पर प्रचार प्रसार फाउंडर सब गौतम बुद्ध ही हैं, जो कि शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, इसीलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना गया, या फिर तथागत, तथागत के नाम से भी, द वन हु इज़ लर्नड, जिसको सब कुछ पता है, तो तथागत के नाम से भी जाना गया इनको। बर्थ और ठीक है, बर्थ की अगर बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ 563 बीसी में, और डेथ हुई इनकी कब, डेथ हुई 483 बीसी में। तो इनका टोटल एज कितना हुआ जब इनकी डेथ हुई, क्यों, तो इनकी टोटल एज कितनी हुई जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। और इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और जो इनकी डेथ हुई थी वो कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुई थी। आपको ऐसे याद करना है कि खुशी खुशी इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बचपन का इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है, जो वर्धमान महावीर जी के फादर का नाम था। लेकिन इनके फादर का नाम क्या था, इनके फादर का नाम था सुद्धोधन, और इनकी मदर का नाम क्या था, महामाया, जो कोलिया ट्राइब से बिलोंग करते थे। ध्यान रखिएगा, शाक्य मुनि तथागत इनका नाम है, वहीं वर्धमान महावीर का अगर पूछ लेगा तो नया पुत्ता नाम था, ठीक है। वर्धमान महावीर का इनका जो नाम था दैट वाज नया पुत्ता, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये हमें पता है कहाँ मिलता है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वहाँ पर हमें इनका नाम दैट इज़ वर्धमान महावीर का नाम नया पुत्ता के नाम से उनको रेफ़र किया गया है, ठीक है, ऑल राइट। देन आगे बढ़ते हैं अभी, और बाकी चीज़ें देखते हैं इनकी लाइफ से एसोसिएटेड। तो इनकी स्टेप मदर दैट इज़ जो इनकी मौसी थी, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये पहली भिक्षुनी थी। भिक्षुनी कौन होता है, भिक्षुनी इज़ लाइक समवन सम फीमेल हु फॉलोज द बुद्धिस्ट रिलीजन, जो बुद्धिज़्म धर्म को फॉलो करती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग। इसी तरीके से हमारी थेरीज भी होती हैं। थेरीज ध्यान रखिएगा कौन होती हैं, दीज आर सीनियर बुद्धिस्ट नन्स। तो उसी तरीके से काइंड ऑफ महाप्रजापति गौतमी भी थेरी हो जाएंगी, यानी पहली थेरी थी हैं। सीनियर फीमेल बुद्धिस्ट नन जो होती हैं उनको थेरी बोला जाता है बुद्धिज़्म में। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। उनकी वाइफ कौन थी, दैट इज़ आपके जैन के जो थे आपके वर्धमान महावीर यशोदा, इनकी है यशोधरा। उनकी बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी, इनके बेटे हैं राहुल। बुद्धा ने 29 साल की उम्र में ग्रह छोड़ा था, 29 साल की उम्र में। इनके पहले टीचर अलराकर्मा थे, सेकंड टीचर उद्रकरामपुत्र थे। और जब 29 साल की इन्होंने उम्र में घर छोड़ा था, तो इसके पीछे भी स्टोरी कि घर क्यों छोड़ा था, बिकॉज ये काफ़ी अमीर घर से थे, क्योंकि ऑब्वियस बात है राजा हैं इनके पापा, तो बहुत अमीर घर से होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जब इनका जन्म नहीं हुआ था, जब जन्म होने वाला था, तो ऐसा पंडित जी ने इनको बोला था कि आपका जो बेटा होगा वो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों में उसका मतलब मोह माया से वो दूर रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा उसको ये सब भक्ति और ये सब में ज़्यादा उसका वो मन लगेगा। ये ऐसा नहीं चाहते थे उनके फादर, कौन, जो आपके सुद्धोधन थे, उनका ये था कि भाई बेटा राजपाट संभाले, तो इसीलिए उनको इन सारी चीज़ों से दूरी रखते थे जो लाइफ की सफरिंग थी। लेकिन जब एक दिन गौतम बुद्ध बाहर गए, देन ही सॉ समथिंग विच अमेज्ड हिम। द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज एन ओल्ड पर्सन, जिससे उनको ये रियलाइजेशन हुई कि जो एजिंग है दैट इज़ इनएविटेबल, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। एक दिन सबको बूढ़ा होना ही पड़ेगा, आज भी बूढ़ा होना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप कितनी भी कोशिशें कर लो। अभी तक ऐसा कोई दवा नहीं बना कि भाई आपको बूढ़ा होने से बचा ले, है ना, है कि नहीं। अब वो बात अलग है कि आप ब्रायन जॉनसन हैं, लेकिन फिर भी कितना कितना अवॉइड कर लोगे, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, ठीक है, कितना एज रिवर्स कर लोगे, ठीक है, बुढ़ापा तो आएगा ब्रायन जॉनसन का भी। यहाँ पे ये क्या है, ये एक डेड बॉडी उन्होंने फिर देखी। जब ये डेड बॉडी देखी तो और उनको धक्का लगा कि एक दिन मेरा भी यही हाल होगा, एक दिन मैं भी मर जाऊँगा, यानी कि डेथ भी इनएविटेबल है। डेथ भी इनएविटेबल है का मतलब है कि डेथ भी आनी है, इसको कोई ये अनअवॉइडेबल अवॉइड नहीं कह सकता है। फिर उन्होंने देखा कि ये एक सिक पर्सन है, इसको बीमार हो रखा है बेचारा, यानी कि सफरिंग इज़ द रियलिटी, इज़ द ट्रूथ। सफरिंग तो लेनी पड़ेंगी, सफ़र हर किसी को करना होगा, ये भी एक ट्रू है। आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें गौतम बुद्ध ने रियलाइज़ करी कि भाई सफरिंग ये ट्रूथ है, ये सब ये अनअवॉइडेबल है, इसको सबको फेस करना ही पड़ेगा। तो आप लोग जो एक मॉक में नंबर कम आ गए, ठीक है, कुछ ब्रेकअप टाइप भी आजकल लोग आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब से मैंने सफ़र इनिशिएटिव स्टार्ट किया तब से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि कुछ भी सफरिंग हो रही है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, कोई नहीं बच पाया इनसे, ठीक है। एंड देन आखिर में उन्होंने देखा एक एसिटिक को, एक
प्रीस्ट को। वो आराम से, उसके चेहरे पे स्माइल थी, आराम से शांति में बैठा हुआ था। एंड दिस अमेज्ड बुद्धा कि यार मुझे ऐसा बनना है, ठीक है, जिसको किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़े, ना सुख से ना दुख से, चैन की ज़िंदगी जीनी है मुझे, सुख दुख के चक्कर में नहीं फंसना है मुझे, क्योंकि एक दिन मुझे डेथ तो मिलनी ही है, सफरिंग तो मिलनी ही है, एजेड तो होना ही है। तो क्यों ना, जैसे वो हमने कल देखा था नचिकेता और यम के बीच जो डायलॉग था कठोपनिषद में या यजुर्वेद में जो दिया हुआ है, कठोपनिषद में हमने देखा कि किस तरीके से जो वो लड़का है जिसका नाम क्या था बताओ, क्यों, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बॉय, नचिकेता। तो उसने क्वेश्चन पूछा था, और उसने जब क्वेश्चन पूछा कि मुझे ट्रूथ जानना है ना, तो उन्होंने बोला कि डेथ के बाद क्या होगा, तो उन्होंने बोला था यमराज ने कि अब जो मांगना है मांग लो, कि वेल्थ मांगनी है, प्रॉस्पेरिटी मांगनी है, जो मांगना है, प्लेजर्स। तो उन्होंने क्या बोलते हैं नचिकेता कि ये सब टेम्प्रेरी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब साथ नहीं रहेंगे, जो साथ रहेगा दैट इज़ नॉलेज अबाउट वन सेल्फ। और वही बुद्धा को क्या किया, फैसिनेट किया। इसीलिए इन्होंने 29 की उम्र में घर छोड़ दिया, विच इज़ कॉल्ड एज व्हाट, महाभिनिष्क्रमण। जो उन्होंने गृह त्याग किया उसी को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। एंड देन 6 ईयर्स के बाद, महावीर को 12 साल के बाद, यानी कि 30 में घर छोड़ा, 42 साल में उनको एनलाइटनमेंट मिली। इनको 6 साल बाद यानी 35 साल में इनको एनलाइटनमेंट की उम्र में एनलाइटनमेंट मिल गई, उरुवेला बोध गया में, अंडर अ बोधि ट्री। बोधि ट्री कोई अच्छा नहीं, पीपल का पेड़ था, उसका नाम फिर बोधि ट्री पड़ गया गौतम बुद्ध पे। फॉर 49 डेज कॉन्टिन्यूसली उन्होंने पहले तो बहुत ग्रह मतलब घर छोड़े, 6 साल तो हो ही चुके हैं, ठीक है, तो 6 साल इधर उधर गांव से गांव वो गए, लेकिन फाइनली जाके उनको 49 डेज कॉन्टिन्यूसली जब वो बैठे निरंजना रिवर के बैंक्स पे पीपल पेड़ के नीचे, तब उनको एनलाइटनमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आज अगर आपसे बोल दिया जाए 49 मिनट के लिए बैठ जाओ, नहीं बैठ पाएंगे, ठीक, 49 मिनट्स आपके लिए ऐसा हो भाई बहुत हो गया, नो कि भाई ठीक है, गौतम बुद्ध जी भी एक ही बार में तो 49 दिन के लिए स्टेट नहीं बैठ गए, क्योंकि पहले 6 साल उन्होंने वो किया, और अंदर उनके कहीं था कि भाई एक ईगरनेस थी सारी चीज़ें जानने की। तो ईगरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, अगर आपको ईगरनेस है कि भाई जैनिज़्म बुद्धिज़्म के बारे में जानना है, आगे इसके बारे में क्या हुआ जानना है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप एब्जॉर्ब करोगे, काइंड ऑफ जैसे एक स्पॉन्ज एब्जॉर्ब करता है। लेकिन आपके कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं, कोई ईगरनेस है ही नहीं, कोई क्यूरोसिटी है ही नहीं, तो क्या होगा, अरे यार बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, जाना भी है बाहर, थोड़ा सा मौज मस्ती करना है, समझ रहे हो आप। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स में इंटरेस्ट आता है, मैथ्स में मज़े आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर एब्जॉर्ब करोगे आप चीज़, ठीक है, वहाँ पर आप चीज़ें एब्जॉर्ब करोगे, वहाँ पर क्यूरोसिटी है। तो अगेन वही, जिस चीज़ के लिए आप जितने ज़्यादा क्यूरियस होगे, वो चीज़ फिर आपको सिखानी नहीं पड़ती, बतानी नहीं पड़ती, आप अपने आप सीखते हो उसको, चीज़ को, ठीक है। तो फर्स्ट सरमन इन्होंने जो दिया वो सारनाथ वाराणसी में दिया, ठीक है। प्रथम जो उपदेश दिया उन्होंने कहाँ पर दिया, सारनाथ वाराणसी में एक डियर पार्क पड़ता है, डियर पार्क, ठीक है, जिसको ऋषि पत्तना भी बोला जाता है, ठीक है, ऋषि पत्ताना, वहाँ पर इन्होंने पहला उपदेश दिया, और इसीलिए इनको लाइट ऑफ एशिया कंसिडर करते हैं गौतम बुद्ध को। तो इनके लाइफ से एसोसिएटेड कुछ इवेंट्स हैं और उसके कुछ सिंबल्स हैं, उन इवेंट्स और सिंबल्स को देखते हैं कि किससे रिप्रेजेंट किया गया है। बर्थ को यानी बर्थ को जन्म बोला गया है, और इसको रिप्रेजेंट किया गया लोटस या बुल से। हाउस रिनंसिएशन जो गृह त्याग किया गया उसको हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, और उसको हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो एनलाइटनमेंट मिली उसको बोला जाता है निर्वाण, बोधि ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला जो उपदेश दिया धर्म चक्र प्रवर्तन यानी टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेथ, इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, निर्वाण हो गया एनलाइटनमेंट और महापरिनिर्वाण हो गया डेथ, स्तूपा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गौतम बुद्ध जी के जो घोड़े का नाम था वो कंठक था, ध्यान रखना, कंठक, जिसका यूज़ करके वो गृह त्याग किए थे। और चन्ना, कहीं कहीं पे चन्ना भी देखने को मिलेगा, तो चन्ना वॉज चैरियट, जो चैरियट था, रथ था वो, ठीक है। तो जो हाउस रिनंसिएशन जिसको हम ग्रेट डिपार्चर भी बोलते हैं, उसको हम हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्रेट डिपार्चर। क्लियर है यहाँ तक, ऑल राइट। अब आते हैं प्लेसेस सिंबल से, तो हमने देख ही लिए किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। लोटस बुल से बर्थ को, जो लुम्बिनी में हुई। बोधि ट्री, जिसके नीचे पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ पर इनको एनलाइटनमेंट मिला, तो बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्याग किया, हॉर्स से कंठक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और स्तूपा से इनकी डेथ, महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला उपदेश है वो सारनाथ डियर पार्क में दिया था, आप देख सकते हो 2 डियर बैठे हुए हैं, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। अब जैसे कि हमने जैन धर्म में देखा था
कि 5 प्रिंसिपल्स देखे थे, पंचव्रत देखे थे, है ना, कि कुछ अहिंसा नहीं करनी है, सही बोलना है, चुराना नहीं है, कुछ ब्रह्मचर्य रखना है और अपारिग्रह सारी चीज़ों को छोड़ना है। उसी तरीके से बुद्धिस्ट फिलॉसफी भी है। बुद्धिज़्म में सबसे पहले तो 4 नोबल ट्रूथ्स आते हैं, 4 आर्य सत्य आते हैं। पहला सत्य तो ये है द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कि दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि ये जो जीवन है ये दुखों से भरा हुआ है। ये गौतम बुद्ध जी का कहना था बुद्धिस्ट फिलॉसफी, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि जीवन दुखों से भरा हुआ है, दुख ही दुख है हर जगह। क्यों दुख है? वट इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग? डिज़ायर आर द रूट ऑफ, डिज़ायर्स आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। जो हमारी इच्छाएं हैं वो है हमारी सफरिंग का कॉज, उसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा सफरिंग झेलनी पड़ रही है। कैसे? हमारी इच्छा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए एसएससी में, नहीं होगा तो सफरिंग होगी। हमारी इच्छा है कि हमारी उससे काइंड ऑफ मित्रता हो जाए, नहीं होगी, सफरिंग हो जाएगी। हमारी डिज़ायर है कि वो कार होनी चाहिए हमारे पास, नहीं मिलेगी, सफरिंग हो जाएगी। एंड दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड टेल्स यू टू हैव द डिज़ायर्स, है ना, एम फॉर हाई, ऑलवेज एम फॉर हाई, है ना। जैसे कि आजकल इंस्टा पे मैं काफ़ी रील्स भी देखता रहता हूँ कि मैं पहले देखो जब मैं 18 साल का था, 17 साल का था, मेरे पास कुछ नहीं था, बट अ बॉय ड्रीम्ड वंस of having a good life, of having a dream physique. है ना, और ये ट्रांजिशन चलेगा, ओहो हो, ठीक है। तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट ऑलवेज रिमेंबर इफ देयर आर डिज़ायर्स देयर विल बी सफरिंग। एंड अगेन बुद्धा ये नहीं बोल रहे हैं कि पड़े रहो, डू योर कर्म करो, बट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिज़ायर। हिंदू धर्म में भी वही है ना। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? कर्म करो, फल की चिंता ना करो। वही बुद्ध जी बोल रहे हैं, डिज़ायर मत करो, कर्म करो। माना ये नहीं बोलने कि आराम से लेटे रहो, कर्म करो, लेकिन डिज़ायर मत रखो कि नहीं ये मिलेगा तभी हमें खुशी मिलेगी। समझ रहे हो? ट्रुथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, यानी कि इन डिज़ायर्स को ख़त्म करके, यानी या फिर इन सफरिंग को भी ख़त्म किया जा सकता है। ये तीसरा सत्य है। और चौथा सत्य है कि कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करके, यानी 8 फोल्ड पाथ को अगर हम फॉलो करेंगे, उस पर चलेंगे, तो इन दुखों का निवारण भी है, अंत भी किया जा सकता है। और 8 फोल्ड पाथ क्या है? 8 फोल्ड पाथ है राइट माइंडफुलनेस, है ना। हाँ, पढ़ते रहो, सिलेक्शन की टेंशन ना लो। हाँ, हकूना ममाटा देख रहे हैं, भी रुक जाओ। अच्छा, हिंदी वालों को प्रॉब्लम है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम कभी ख़त्म होगी नहीं उनकी, है ना। राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, यानी कि सही हमें माइंडफुलनेस रखनी है, सही चीज़ों को का एक तरीके से हमें क्या करना है? विचार करना है, सही दृष्टि रखनी है चीज़ों के प्रति। हर चीज़ में कुछ गलत नहीं ढूंढने लग जाना है कि इसका मैं कैसे इसका उपयोग कर सकता हूँ, कैसे इसको सामने वाले से मैं अपना लाभ उठा सकता हूँ। राइट इंटेंशन रखना है, सही इंटेंशन रखना है। ऐसा नहीं कि दाना डाल के चिड़िया को बुलाया और पकड़ के पिंजरे में कैद कर दिए। राइट कंसंट्रेशन, सही समाधि में बैठो तो सही चीज़ों को ध्यान करना है। राइट स्पीच, जब मुंह खोलो तो सही ढंग का बोलो, ठीक है, किसी को हर्ट मत करो। राइट एक्शन, सही कर्म करो। राइट एफर्ट मारो, है ना। ऐसा नहीं कि आपको पड़े रहने के बोला जा रहा है, डिज़ायर्स मत रखो, लेकिन राइट एफर्ट तो करना है। राइट लाइवलीहुड, यानी सही आजीविका होनी चाहिए, यानी कि बैलेंस लाइफ होना चाहिए। बुद्ध जी मध्यम मार्ग की बात करते हैं कि सही बैलेंस लाइफ होना चाहिए। जैनिज़्म थोड़े से ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ की तरफ है, लेकिन बुद्धिज़्म मध्यम मार्ग की बात करता है, मध्य मार्ग की, यानी कि एक तरीके से जिसको हम होम्योस्टैसिस बोल सकते हैं। राइट, होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी अगर बहुत टाइम में स्ट्रेस में रहेगी तो टूट जाएगी, टूट इन द सेंस कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगेंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपनी बॉडी को टाइम टाइम पे रिलैक्स करते रहना चाहिए, डीप ब्रीथ लेके, ठीक है। हमारी जो शरीर है कि पॉस्चर में बैठे रहेंगे अकड़ जाएगी, तो थोड़ा बहुत गर्दन को रिलैक्स कर लेना चाहिए, हाथों को मूव कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा? बॉडी को होम्योस्टैसिस आ जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो बुद्ध जी का 8 फोल्ड पाथ जो भी हमने देखा कि राइट अंडरस्टैंडिंग रखनी है, राइट थॉट, राइट स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन, ये सब सही रखना है हमें। दिस इज बुद्धास 8 फोल्ड पाथ। व्हाट आर 3 रत्न इन बुद्धिज्म? अभी हमने देखा कि जैनिज्म में 3 रत्न होते हैं, KFC, दैट इज राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, साम्यक जानना, साम्यक चरित्र, साम्यक दर्शन, है ना।
उसी तरीके से बुद्धिज़्म में भी त्रिरत्न होते हैं। क्या त्रिरत्न है? बुद्ध, धम्मा और संघ। यानी बुद्ध, धम्म मतलब धर्म को ही धम्म बोलते हैं बुद्धिज़्म में, संघ मतलब कम्युनिटी ऑफ मंक्स। ये त्रिरत्न है बुद्धिज़्म के। ठीक, जिस तरीके से हमने देखा कि जो जैन काउंसिल हुई और जैन धर्म में डिवीजन हुआ, स्थूल भद्र की लीडरशिप में श्वेतांबर चले गए, भद्रबाहु की लीडरशिप में दिगंबर चले गए, उसी तरीके से चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में यहाँ पर बुद्धिज़्म भी डिवाइड हो गया मेनली दो सेक्ट में, हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। उसको देखने से पहले हम गौतम बुद्ध जी की जो अलग अलग मुद्राएं हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन कौन सी मुद्राएं हैं। ठीक, तो एक तो धर्मचक्र मुद्रा है, टीचिंग, जहाँ पर बुद्ध धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, जहाँ टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, जहाँ पर भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, पहला सरमन दे रहे हैं सारनाथ वाराणसी डियर पार्क में, उसको हम धर्मचक्र मुद्रा बोलते हैं। दूसरी है अभय मुद्रा, जो फियरलेसनेस को सिग्निफाई करती है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो फियरलेस हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, वो अभय मुद्रा है। तीसरी है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा है जहाँ पर गौतम बुद्ध क्या कर रहे हैं, भूमि को स्पर्श कर रहे हैं और भूमि से बोल रहे हैं, हे भूमि देख लो, हमें एनलाइटनमेंट मिल रही है और मिल चुकी है हमें, इसके तुम साक्षी हो। ठीक है, तो भूमि को स्पर्श करके क्या कह रहे हैं कि अर्थ को बोल रहे हैं कि यू आर द विटनेस ऑफ माई एनलाइटनमेंट। वरल मुद्रा जेनरोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, गिविंग और कंपैशनेट मुद्रा को रिप्रेजेंट करता है। ये अलग अलग मुद्राएं हैं। ध्यान मुद्रा जहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं। वितर्क मुद्रा की बात करेंगे तो इट इज़ व्हील ऑफ लॉ रिप्रेजेंट रीजन डिस्कशन। तो रीजन डिस्कशन, सही डिस्कशन और ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग, जो बुद्धिस्ट टीचिंग है उनके ट्रांसमिशन की ये बात करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग मुद्राएं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अभय फियरलेसनेस, वर्ड आपकी जेनरोसिटी, वितर्क आपका किसको दिखाता है, ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। भूमि को स्पर्श हो तो आराम से याद आ जाएगा जो मैंने अभी बताया। धर्मचक्र आपको पता है, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, जहाँ पर सरमन देते हैं, उपदेश देते हैं। ध्यान मुद्रा तो ध्यान नाम में ये ध्यान मेनली अभय, वरद और वितर्क का ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं, बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कब कब हुई थी? तो ये 483 BC याद करना, 100 साल बाद 383 BC, 100 साल बाद लगभग 250, वैसे 100 साल बाद 383 में 100 माइनस करोगे तो 283 में आओगे, बट उसी के ही अराउंड 250 BC। एंड 72 AD में संगीत है, दैट वाज हेल्ड इन 72 AD नॉट BC। ओके, कुंडलवन कश्मीर में। पैटर्नाइज किसने किया? पैटर्नाइज का मतलब होता है कौन रूलर था उस टाइम पे जिसने खर्चा पानी उठाया? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कैसे याद करोगे? एक, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आसानी से याद हो जाएगा। और ये सर कौन है, ये सब पता चल जाएगा कल से। कल जब महाजन पढ़ेंगे अजातशत्रु कौन है, कालाशोक कौन है, अशोक कौन है, कनिष्क कौन है, सब पता चल जाएगा आगे। ठीक है, तो अगर नहीं भी ऐसा अभी रटोगे तो ऐसे कोई लोड लेने की बात नहीं, लेकिन एक ध्यान रखना। ऐसे होगा क्या कि अगर मान लो भूल गए कि पूछेगा कि दूसरे वाली किसने वो होस्ट करी थी, किसने करी थी, तो एक मतलब के से नाम उसका शुरू होता है। अगर ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे जिनका के से नाम नहीं शुरू होता तो आराम से एलिमिनेट कर लोगे आप। प्रेसिडेंसी में ऐसे याद कर लो, MSMV, महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्र तिस्सा, वासुमित्र। इनके नाम आगे हम नहीं देखेंगे तो इनको यहीं पे रटो अभी तुम। ठीक है, कि पहली महाकश्यप, दूसरी सबाकामी, तीसरी मोगलीपुत्र तिस्सा और चौथा वासुमित्र, MSMV। ठीक है, कब हुई? कोई कठिन नहीं, आंख बंद करो मेरे साथ, करो, कर ली। कब हुई थी? 483 पहली, दूसरी 100 साल बाद 283, तीसरी अगेन 100 साल बाद, सॉरी पहली 483, दूसरी 100 साल बाद 383, तीसरी 100 साल बाद फिर 283 नहीं 250 BC और चौथी वाली 72 AD। एक पैटर्नाइज क्या था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। प्रेसिडेंसी MSMV, महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्र तिस्सा और वासुमित्र। ठीक है, और हुई कहाँ पे? राजगिरी, विशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। राजगिरी, विशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ये 4 बार इस तरीके से बार बार बोलोगे, 4-5 बार, अपने आप याद हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल है वहाँ पर ये सेक्ट जो है बुद्धिज़्म 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान में। मेनली हीनयान था जो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे, मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते थे। इनका जो मेन टेक्स्ट का लैंग्वेज था दैट वाज पाली। पाली भी आपकी एक एंशिएंट लैंग्वेज थी। महायान दे बिलीव्ड इन द आइडल वर्शिप, यानी मूर्ति पूजन में ये विश्वास रखते थे। संस्कृत इनकी लैंग्वेज थी। ठीक है, किस लैंग्वेज में इनके टेक्स्ट देखने को मिलेंगे? मेनली संस्कृत में आपको देखने को मिलेंगे। दे डू नॉट बिलीव इन द रीबर्थ ऑफ बुद्धा, ये बुद्धा की रीबर्थ पे बिलीव नहीं करते हैं। दे बिलीव इन द बुद्धा ऑफ रीबर्थ ऑफ द बुद्धा। ठीक है,
तो ये आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं, ये ह्यूमन फॉर्म में बिलीव करते हैं कि बुद्धा हमारी तरह ही ह्यूमन ही थे। ठीक है, इनका क्या है, एक डिवाइन फिगर के तौर पे बिलीव करते हैं, डिवाइन फिगर के तौर पे देखते हैं बुद्धा को। ठीक है, ये ह्यूमन के फॉर्म में और ये डिवाइन फिगर के तौर पे। सीन मोस्टली आप अगर जाओगे साउथ एशिया में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यहाँ पर आपको हीनयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म ही देखने को मिलेगा। और अगर आपको महायान देखना है तो कोरिया, जापान, चाइना, यहाँ पर आपको महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि इंडिया में इन धर्मों का जन्म हुआ, जैसे बुद्धिज़्म धर्म का, और इंडिया से ही ये वैनिश हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया एक तरीके से। क्यों हुआ उसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन ठीक है अभी हमें उस पर नहीं जाना है, लेकिन ये आपको समझना है। ठीक, जो थेरावाडा फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है, अगर आपसे कभी पूछ ले थेरावाडा क्या है, तो थेरावाडा एक हीनयान का ही सब टाइप है। थेरावाडा जो है ये श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया यहाँ पर फॉलो होता है, एक हीनयान का ही सब टाइप है। ओके, वज्रयान बुद्धिज़्म, ये आप ईस्टर्न इंडिया में चले जाओगे, बंगाल वगैरह में, तो हर चीज़ में तंत्र मंत्र जुड़ जाता है वहाँ पे। ठीक है, तांत्रिक बुद्धिज़्म वहाँ पे आ गया। वज्रयान रूट्स इसके तिब्बत में देखने को मिलती हैं, कि मतलब तिब्बत में इसका जन्म हुआ, और ये जो यहाँ पर सिक्किम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ये फैला, वज्रयान बोलते हैं इसको। ठीक है, तांत्रिक बुद्धिज़्म। ऑल राइट, अब हम देखते हैं ये देखेंगे बाद में, लेकिन महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म में एक कॉन्सेप्ट चलता है बोधिसत्व का। बोधिसत्व कौन होता है? बोधिसत्व इज अ बीइंग हु सीक्स एनलाइटनमेंट नॉट जस्ट फॉर देमसेल्फ बट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सेंटिएंट बीइंग्स। मतलब बोधिसत्व वो है जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में है, जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में तो है, लेकिन जो अल्टीमेट मोक्ष है उसमें वो नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बाकी लोगों को मोक्ष के पाथ पे लेके जाना है, इसलिए। द कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू महायान बुद्धिज्म वेयर बोधिसत्व डिले देयर ओन निर्वाण टू हेल्प अदर्स अटेन लिबरेशन, ताकि दूसरों को लिबरेशन मिल सके, इसलिए वो अपने निर्वाण को डिले कर देते हैं और बाकी लोगों को उसके बारे में टीच करते हैं। तो ये कुछ बोधिसत्वस के नाम लिखे हुए हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे पद्मपानी, वज्रपानी, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, अमिताभ। ठीक है, तो ये सब हमारे बोधिसत्व हैं। तो पद्मपानी या बोधिसत्व हु इज नोन एज अवलोकितेश्वर, तो पद्मपानी को ही अवलोकितेश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंपैशन के बुद्ध हैं ये, बुद्ध ऑफ, ठीक है, कंपैशन, बोधिसत्व ऑफ कंपैशन है ये। ठीक है, ये कंपैशन को दिखाते हैं, करुणा को दिखाते हैं। वज्रपानी, अब बोधिसत्व हु इज अ प्रोटेक्टर एंड गाइड, वज्रपानी। ठीक है, ये क्या करेंगे? प्रोटेक्ट और गाइड करेंगे। मंजूश्री कौन है? बोधिसत्व हु रिप्रेजेंट्स विजडम एंड इज कंसिडर्ड द बुद्धा टू बी, यानी कि फ्यूचर बुद्धा इनको कंसिडर किया जाता है। जैसे नहीं हिंदू धर्म में चलता है कि भाई विष्णु जी के 10वीं अवतार हैं कल की, जो जन्म लेंगे जब कलयुग के टाइम पे, तो उसी तरीके से मंजूश्री इज काइंड ऑफ कंसिडर्ड बुद्धा टू बी। ठीक है, रिप्रेजेंट्स विजडम, ठीक है, जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पद्मपानी, वज्रपानी, मंजूश्री, अमिताभ, ये सब कौन है? ये सब आपके हैं बुद्धा। ठीक है, बोधिसत्व। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। इसी तरीके से एक अमिताभ भी ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अमिताभ भी ध्यान रखना। इनको क्या बोलते हैं? लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलो। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जैसे वहाँ पर हमने देखा था अंगास, 12 अंगास कंपाइल किए गए थे, उसमें से आगम सूत्र भी थे। ठीक है, हमारे अंगा जैन धर्म में, और जो वो मेनली प्राकृत में थे। यहाँ पर आपको जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेनली देखने को मिलेगा वो पाली लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। मेन ये त्रिपिताकास है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। त्रिपिताका मतलब तीन, त्रि का मतलब तीन, पिताका का मतलब है बास्केट, तो 3 बास्केट। तो त्रिपिताकास हैं आपकी सूत पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका। सूत पिताका इज टॉक्स अबाउट द बुद्धास टीचिंग्स और सरमन्स। ठीक है, ऐसे सूत ऐसे सरमन। विनय पिताका है आपका जिसमें कि मोनास्टिक रूल्स एंड कोड्स दिया हुआ है। मोनास्टिक रूल्स एंड कोड्स यानी कि क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, कोड्स नहीं है, न्यायालय नहीं है, मठ के कोड्स हैं, मठ के नियम दिए हुए हैं कि क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो दिया हुआ है। अब जैसे कि बुद्धिज़्म में हम चैत्य और विहार देखते हैं, तो चैत्य होती है प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग पूजा करते हैं, और विहार होता है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो किन किन रूल्स का फॉलो करना है वो विनय पिताका में। अभिधम पिताका में सूत पिताका की जो टीचिंग है, बुद्धा जी को टीचिंग है, जो सरमन्स हैं, उनका इंटरप्रिटेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बुद्धा जी की जो प्रीचिंग्स हैं उसका इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है सूत पिताका में। तो एस सरमन दिया, VR याद कर लो, यानी रूल दिए हुए हैं, और यहाँ पर अभिधम में सूत पिताका की जो इंटरप्रिटेशन है टीचिंग्स की, प्रीचिंग्स की, वो दी हुई है। ठीक,
थेरावाड़ा जो फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है, जैसे मैंने बताया, ये आपका इंडिया में ओरिजिन हुआ, बट थेरावाड़ा पिताका मीन्स बास्केट और थेरावाड़ा हीनयान का एक सब टाइप है। ओके, पाली लैंग्वेज में जो टेक्स्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मिलिंद पन्नु है, इट इज़ अ डायलॉग भी, ये छोड़ दो अभी, ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में। अगर आपसे बुद्ध चरित्र के बारे में पूछता है तो वो भी हम आगे देखेंगे। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखी थी, लेकिन कनिष्क एक रूलर आए, फर्स्ट सेकंड सेंचुरी एडी की बात है, तब उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी अश्वघोष ने। कब? फर्स्ट सेकंड सेंचुरी एडी, यानी कि बुद्धा जी के लाइफ से अगर हम बात करें तो लगभग 600-700 साल बाद उन्होंने ये लिखा था, बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष ने। जातक टेल्स जो है बुद्ध जी की प्रीवियस बर्थ के बारे में बताती हैं। किसी एक ऑथर ने नहीं लिखा है इनको कि हम एक ऑथर को इसको असाइन करेंगे, नहीं। जातक टेल जो बुद्ध जी की प्रीवियस बर्थ है ह्यूमन और एनिमल फॉर्म में, वो हमें बताता है। ठीक है, टर्म्स जो रिलेटेड हैं बुद्धिज़्म में, कुछ टर्म्स तो हमने देखे, जैसे एनलाइटनमेंट को निर्वाण बोलते हैं, डेथ को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण गृह त्याग को बोलते हैं। उसी तरीके से चैत्य होते हैं जो जहाँ पर पूजा करी जाती है, प्लेस ऑफ वर्शिप। विहार होते हैं आपके प्लेस ऑफ रेजिडेंस। धम्मा होता है धर्म। स्तूपा होता है माउंट वेयर द रिलिक्स ऑफ बुद्धा हैव बीन प्लेस। तो माउंट क्या होता है? स्तूपा बोलते हैं जहाँ पर बुद्ध जी के कुछ अवशेष, नाखून, बाल, इस तरीके की कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि स्तूपा में वही रखी जाएँ चीज़ें, क्योंकि स्तूपा दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कमोमरेटिव हो सकते हैं या वोटिव हो सकते हैं। कमोमरेटिव का मतलब ये होता है कुछ कमोमरेट करने के लिए। कमोमरेट मतलब बुद्ध जी के कुछ अवशेष या फिर किसी बोधिसत्व के अवशेष रखे हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं कमोमरेटिव स्तूपा। वोटिव का मतलब होता है कि वोटिव इन द सेंस कि बस ऐसे ही बनवा दिया, मतलब कि बुद्धिज़्म धर्म को मानते हैं तो बस हमने उसको बनवा दिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हे भगवान सिलेक्शन करवा दो, ठीक है, और भगवान से इधर के भगवान है ना, ये भगवान वो भगवान, जैसे है ना कुछ लोग कि भाई एक भगवान एक बार सिलेक्शन करा दो तिरुपति बालाजी को, मतलब उनसे सीधा बात कर रहे हैं कि सीधा आके आप, मतलब आपको विज़िट करने आऊँगा, बाल कटवाऊँगा वहाँ पर आके, हाँ ऐसा बोलते हैं ना। तो वही है काइंड ऑफ कि जो राजा लोग होते थे तो वो बनवा देते थे वोटिव स्तूपा भी, किसी चीज़ को कमरेट करने के लिए नहीं, बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड कुछ नहीं है, बस वो वोटिव काइंड ऑफ। वोटिव का मतलब ये है कि वहाँ पर बुद्धा के कुछ रिलिक्स नहीं रखे हुए हैं, बस बोला होगा उन्होंने तो उन्होंने बनवा दिया। अब आते हैं स्तूपास के बारे में, देखते हैं क्या करके। तो स्तूपा बुद्ध जी की लाइफ से कौन से इवेंट को दर्शाता है, जरा कमेंट में जल्दी से बताएंगे। व्हाट फेज ऑफ लाइफ इट शोज। हाँ जी, तुम लोगों ने क्या बोल रखा है मैं जानना चाहता हूँ। वॉइस तेज करो बेटा, हो नहीं पाएगी, मेरे पैर ना एकदम बर्फ़ हो रखे हैं, कल से मोजे पहन के बैठना पड़ेगा। ठीक है, मैं जो है सफरिंग में हूँ अभी, जबकि मैंने डिज़ायर भी नहीं करी थी कुछ। ओके, कल ही आप विज़िट किए हो तिरुपति? अच्छा, बोल क्या हो क्या अगली बार, क्योंकि वर्क भी, अच्छा वर्क करता है ये चीज़। अच्छा, ये क्लास ऐप पे मिलेगा। ओम सिंह साथ, अगर दानिश भाई जिंदा होते तो मेरा सिलेक्शन। अच्छा, पढ़ना तो पड़ेगा, मानता मान लेते हैं। हाँ ओके चलो। निर्वाण, चलो। बैठे बैठे एनलाइटनमेंट कहाँ से कैसे आ जाती है बेटा? चिल परमारियन कि बोल रहे बैठे बैठे एनलाइटनमेंट कहाँ से आती है? तुम बैठ जाओ, आ जाएगी। तुम बैठ जाओ बेटा, हम तुमसे बोल रहे हैं, तुम 1 घंटे बैठ जाओ, बैठ ही नहीं पाओगे। भाई क्यूरियोसिटी बताया तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और क्या बोल रहे थे कि अब मुझे क्यूरियोसिटी है ही नहीं, अब तो हमें तो ज़िंदगी के मज़े लेने हैं। हाँ, सिगरेट बीड़ी फूकनी है, हाँ, बुरे आचरण करने हैं, तो फिर कहाँ से आ जाएगा? तुम्हें क्यूरियोसिटी होना चाहिए यार, मुझे जानना है अपने बारे में, मुझे जानना है कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ, क्या होता है डेथ के, तब मिलता है, ऐसे थोड़ी ना मिल जाता है। बुद्धिस्ट स्तूपा पे आते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। तो स्तूपा महापरिनिर्वाण को दिखाते हैं, बुद्ध जी की डेथ को। ओके ओके, तो कोलिन मैकेंजी करके एक हुए, कौन? कोलिन मैकेंजी। उन्होंने सबसे पहला एक स्तूपा डिस्कवर किया, ये करके दिखाओ कौन सा स्तूपा है ये। तो ये है आपका अमरावती का स्तूपा। कौन सा ये है अमरावती का स्तूपा। मतलब ये एक्चुअल थोड़ी सी नहीं है, एआई जनरेटेड पिक्चर है, लेकिन है ऐसा ही वाइट कलर का, ठीक है। तो ये है अमरावती स्तूपा। कहाँ देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में, अमरावती जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की।
किसने बनवाया था? सातवानाज ने बनवाया था। सर ये कौन होते हैं? ये आप आगे पढ़ेंगे। सर तो लिखवा कह रहे हो, आगे पढ़ा देना। नहीं नहीं नहीं, आगे अगर मान लो भूल गया मैं तो यहाँ पे लिखवा दिया। मैं तुमको थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि रटो बैठ के इसको सातवाना अभी रटो, ठीक है। जब पता चलेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वो सातवाना जो है अमरावती स्तूपा बना था। ओहो ऑल राइट, आई से इट। ठीक है, तो अमरावती स्तूपा सबसे पहले डिस्कवर किया गया था इसको बाई कॉलिन मैकेंजी। किसने किया था? कॉलिन मैकेंजी करके एक हुआ, इसने 1797 में इसकी डिस्कवरी करी। राइट, ऑल राइट। जे कौन सो है स्तूपा? जे वालो स्तूपा है केसरिया स्तूपा। काय भिंड मुरैना के छात्र छात्राओं, समझ में आ रहा हो? केसरिया स्तूपा ही है। केसरिया को 1814 में अगेन कॉलिन मैकेंजी ने इसको जो है डिस्कवर किया था, लेकिन 1998 में के मोहम्मद ने ऑफिशियल पूरा इसका एक्सकवेशन किया था। किसने? के मोहम्मद ने। बीच में अलेक्जेंडर कनिंगम भी आए, ठीक है, लेकिन नहीं। ठीक है, बिल्ड किसने करवाया? अशोका ने। अशोका ने बिल्ड तो करवाया, लेकिन बाद में गुप्ता जो डायनेस्टी थी उसने इसको बड़ा करवाया, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक ही ने वह बनवाया बस ख़त्म, कोई उसको उस पर और कुछ काम कर नहीं सकता है। तो अशोका ने बनवाया और गुप्ताज ने इसको क्या किया और इस पर काम किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ, जब गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, ठीक है, और कभी मान लो इस तरीके क्वेश्चन आ गया कि गुप्ताज पैटर्नाइज बुद्धिज़्म, तो हम ऐसा नहीं कि एकदम ना बोल देंगे नहीं नहीं पैटर्नाइज नहीं किया था। अगर पैटर्नाइज नहीं किया था बुद्धिज़्म को अगर नहीं बिल्कुल भी सिरे से निकाल दिया था, तो ये क्यों करवाते, इसको बड़ा क्यों करवाते हैं, खुद सोचो। तो इससे हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो अशोक जो हैं उन्होंने बनवाया था इसको, और अपने टाइम पीरियड पर, फिर बाद में गुप्ता डायनेस्टी आई। हम देखेंगे अशोक कब आया, गुप्ता कब आया, सब आपको समझ में आएगा, ठीक। ये लार्जेस्ट स्तूपा है इंडिया में, ठीक है, ये लार्जेस्ट स्तूपा है इंडिया में। ऑलराइट, ये है, इंडिया की बात हो रही सिर्फ, ठीक है। ये है आपका धामेक। कहाँ पर देखने को मिलेगा? सारनाथ में। कैसा है शिव? सारनाथ जो वाराणसी में, जहाँ पर बुद्ध जी ने सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था। तो ये बुद्ध जी के धर्म, बुद्ध जी की लाइफ से एसोसिएटेड है। तो कैसा हुआ? कैसा हुआ? कॉममेरेटिव स्तूपा हुआ। ये कॉममेरेट करने के लिए बुद्ध जी की लाइफ का कोई इवेंट को उसको बनाया गया है, तो कॉममेरेटिव हुआ ये। बुद्ध जी के लाइफ से एसोसिएटेड या उनके कुछ रिलिक्स हैं तो कॉममेरेटिव है। ऐसे ही बनवा दिया गया, मान्यता मानी गई थी, तो वोटिव स्तूपा हो गया, ठीक। तो सारनाथ वाराणसी में सिलेंड्रिकल शेप में देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। इसको किसने बनवाया था? अगेन अशोका ने ही बनवाया था, लेकिन इसको भी गुप्ताज ने अगेन इसको बड़ा करने का काम किया, इस पर फर्दर काम करने का काम किया उन्होंने, ठीक। केसरिया देख लिया, ठीक है, केसरिया देख लिया, धामेक देख लिया, और अमरावती देख लिया, ठीक है। केसरिया स्तूपा के बारे में, केसरिया अभी मैंने बताया था कॉलिन मैकेंजी ने 1840 में डिस्कवर किया था, बाद में 1998 में एक्सकेवेट किया था के मोहम्मद है। रामभरा आपका कुशीनगर में, ठीक है। सांची, अभी इस सांची का जो स्तूपा है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, जो अभी हम आएंगे। और शांति, सांची अलग है, शांति अलग है। शांति लद्दाख में वाइट कलर का, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, देखना, ठीक है, वाइट कलर। ऑलराइट, चलो, ये है आपका भरहुत स्तूपा। ये भी मतलब एक्चुअल पिक्चर नहीं है, थोड़ा जनरेटेड है आई से फील देने के लिए तुमको। तो ये भरहुत स्तूपा है, ये कहाँ पर है? ये एमपी में। इसको भी किसने बनवाया था? इसको भी अशोक ने ही बिल्ड करवाया था, लेकिन शुंगा जो डायनेस्टी थी, शुंगा डायनेस्टी, उसने इसमें फर्दर सैंडस्टोन से काम करवाया। इसमें जो तोराना वगैरह हैं, ये जो गेटवे देखते हैं हम स्तूपा में, अभी सब पढ़ेंगे अभी, देख रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, उसको तोराना बोलते हैं, अभी आते हैं। तो इसको रिचली इनक्रेव करके, इनकाविंग करके उसको बनाने का काम किया था पत्थर से, क्योंकि जो अशोक ने काम किया था तो पत्थर का काम कुछ नहीं किया था अशोक ने सिर्फ ईंटों का काम किया था। जो भी स्तूपा उन्होंने बनाया सिर्फ ईंटों से बनाया। ये फिर पत्थर का काम करने का काम मेनली शुंगास ने किया था। और इस पर्टिकुलर वाले में तोराना जो गेटवे हैं वो भी इन्होंने रिचली इनक्रेव्ड। अब जैसे ये किसका बना हुआ है? ईंटों का बना हुआ है, ये ईंटों का, ठीक है। तो उसमें जो पत्थर लगाने का काम किया था वो शुंगास ने किया था, ठीक। ये भरहुत स्तूपा है, एमपी में अशोक ने बनवाया, तो शुंगास ने फर्दर ये सब लगाने का काम किया उसमें। और इसमें एक शुंगा रूलर का नाम याद रखना, दानाभूति का। दानाभूति ने क्या किया था, बाद में इसमें इंस्क्रिप्शन वगैरह भी कुछ तो लिखवाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी डिस्कवरी करी थी, जो ASI के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन थे, ओके।
1873 में, 1873 में, ठीक है। कुछ और स्तूपा भी हैं, जैसे चेरटोप स्तूपा है, ये तक्षशिला पाकिस्तान को देखने को मिलेगा। पिपरावा स्तूपा है जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, भरूच देख चुके हैं। और बोरोबुडुर ये जावा इंडोनेशिया में, जो कि लार्जेस्ट स्तूपा है इन द वर्ल्ड, ठीक है। थोड़ा सा लोकेशन ध्यान रखिएगा। कुछ मोनास्ट्रीज हैं, अभी स्तूपा पे आ रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पहले हम स्तूपा ही देखेंगे, उसके बाद ये जो बाकी चीज़ें उसके बारे में देखेंगे। सांची स्तूपा जरा ध्यान से पढ़ेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप सीडीएस सीएपीएफ के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो फिर ज़रूर देखिए जरा बहुत ध्यान से। इट इज़ द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ इंडिया बिल्ड बाय किंग अशोक इन द 3rd century BC। सबसे पुराना, सर अभी तो बता रहे थे केसरिया, वो सबसे बड़ा था, सबसे पुराना सांची है, अशोक ने बनवाया था इसको। सांची में टोटल ध्यान रखना है 3 स्तूपा हैं, स्तूपा नंबर 1, स्तूपा नंबर 2, स्तूपा नंबर 3। स्तूपा नंबर 1 उसमें से ओल्डेस्ट है, ध्यान रखना। अगर स्पेसिफिकली पूछ ले कि कौन सा सबसे पुराना है तो 1 नंबर का जो है वो सबसे पुराना है, ठीक। तो सांची में बनवाया गया। एनलार्जमेंट ऑफ स्तूपा वॉज डन यूजिंग सैंडस्टोन बाय शुंगा डायनेस्टी। स्तूप, ये हिंदी में नहीं, इसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे जरा, कि स्तूप में, क्योंकि इसको मैंने करेक्ट किया है, दैट इज उसका बड़ा करने का काम, स्तूपा को बड़ा करने का काम सैंडस्टोन का यूज़ करके, पत्थर का इस्तेमाल करके शुंगा ने किया। शुंगा ही ने रेलिंग बनवाई उस स्तूपा में, जिसको अभी देखेंगे वेदिका बोलते हैं। पूरा स्ट्रक्चर अभी समझेंगे उसका, ठीक है। तो शुंगा ने क्या किया, चलो बता ही देते, नहीं तुमको लो यार सर बता नहीं, रुकते जैसे बताएंगे कर रहे हैं। तो ये स्तूपा है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, इसको बोलते हैं अंड, अंडा नहीं अंड, डोम लाइक स्ट्रक्चर, हेमिस्फेरिकल डोम है, अंड हो गया ओके। ऊपर चलो, ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज हर्मिका, रेल्ड पवेलियन है ये हर्मिका। इसके ऊपर जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज छत्र, और छत्र में ये 1 2 3 जो दिख रहा है ये त्रिरत्न, बुद्धिज्म में जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न क्या है बुद्धिज्म में, KFC, हाँ वो तो जैनिज्म में है, बुद्धा धम्मा और संघा, ठीक है ये। और ये जो टोपी टाइप है इसको बोलते हैं यष्टि बोलते हैं इसको, ओके। ये जो टॉल ये पिलर ये खड़ा हुआ है इसको बोलते हैं गेटवे, क्या बोलते हैं, तोराना बोलते हैं गेटवे को। गेटवे को क्या बोलते हैं, तोराना बोलते हैं, याद रहेगा तोराना, ओके याद हो गया तोराना। जब तुम अंदर जाओगे तो यहाँ प्रदक्षिणा पथ आएगा, नीचे भी ऊपर भी, सरकम एम्बुलेटरी पाथ उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रदक्षिणा पथ, ठीक। मेधी थोड़ा सा सही मार्क्ड नहीं है, मेधी ऊपर होता है, जिसमें ये पूरा टिका हुआ है ना, ये क्या है, अंड, इसका जो पूरा सपोर्ट है वो दे रहा होता है मेधी। तो मेधी काइंड ऑफ प्रदक्षिणा पथ के तौर पे काम कर देता है, जैसे यहाँ नीचे जाओ घूमोगे प्रदक्षिणा पथ है, ऊपर जो टेरेस है जो छत है काइंड ऑफ, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एंड को, वो है मेधी, ओके। और ये जो रेलिंग दिख रही है तुमको, ये रेलिंग, इसको बोलते हैं वेदिका, समझ में आया। तो रेलिंग हुई वेदिका, ये हो गया आपका मेधी मतलब ये जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है अंड को, अंड हो गया हेमिस्फेरिकल डोम, ओके। हर्मिका हो गया ऊपर, ये छत्र हो गया सबसे ऊपर, त्रिरत्न को सिंबलाइज कर रहा है, यष्टि क्या है वो टोपी टाइप, तोराना क्या है गेटवे, सब ठीक समझ में आ गई चीज़। तो मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, मैं कह रहा हूँ कि जब अशोक ने बनवाया था तो सिर्फ ईंटों का बना हुआ था, सिर्फ ब्रिक का बना हुआ था, उसमें स्टोन का यूज़ किसने किया, सैंडस्टोन का यूज़ ये शुंगा ने किया, उसको बड़ा करवाया। जो आज हम सांची का देखते हैं स्तूपा, वो बहुत छोटा था, उसको बहुत बड़ा करवाने का काम सैंडस्टोन का यूज़ करके किसने किया, शुंगास ने। और उसमें रेलिंग भी वेदिका भी जोड़ी। इट हैज़ 4 गेटवेज विच रिप्रेजेंट द 4 कार्डिनल पॉइंट्स, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, चारों दिशाओं में एक एक तोराना गेटवे देखने को मिलेगा। दे वर एडेड बाय द सातवाहनास, रिमेंबर दिस, कि दीज रिचली एनग्रेव्ड यानी बहुत बढ़िया कार्विंग हो रखी है यहाँ पर। ऐसा नहीं प्लेन तो दिख नहीं रहा तुमको कि प्लेन एकदम सपाट है, दिख रहा है कुछ बना हुआ है इनमें, एनग्रेविंग्स हैं ये। तो ये एनग्रेव्ड जो तोराना है चारों किसने जोड़े, सातवाहनास ने। और जब ये मिला किसने डिस्कवर किया, हेनरी टेलर ने 1818 में। तब ये गेटवे अपनी इक्का दुक्का ही लगे हुए थे, बाकी सब गिरे हुए थे, ठीक है, बाकी गिरे हुए थे, जर्जर हालत में थे, कुछ हिस्सा कहीं टूटा पड़ा हुआ है तो जोड़ा उड़ा गया, और जो बाकी है नहीं मिला तो वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे सांची स्तूपा में चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल होता है। जो रिलिक्स हैं 2 इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट के, सारिपुत्ता और महामोगलेना, ठीक है, सारिपुत्ता और महामोगलेना, इनके रिलिक्स के वर्शिप करने के लिए चैत्यागिरी विहार फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है सांची मध्य प्रदेश में। काफ़ी लोगों ने मुझे होता है पिछला जब बैच था
तो भेजा था मुझे पिक्चर्स जब मैंने पढ़ाया था, आई थिंक उसी टाइम पे था, अभी आई थिंक गया ही है ये कुछ दिन पहले, ठीक है। तो मुझे भेज दिया करो यार तुम लोग, हैं कहीं का अपने यहाँ का, जहाँ भी कल ही काफ़ी सारे स्टूडेंट भेजते रहते हैं मुझे कि सर अभी किसी ने तो भेजा था, हम्पी कर्नाटक में गया, तो जब हम विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो वहाँ पे गया था वो, पुराने पिछले बैच का स्टूडेंट था वो, काफ़ी सिलेक्टेड हैं, अब सेलेक्ट हो गया तो घूमने उमने जाते रहते हैं, तो जलाते रहते हैं। आओ मास्टर की जला देते हैं थोड़ी, ये देखो मास्टर तुम बढ़ाते ही रह गए, हम यहाँ घूमने आ गए, तो तुम लोग भी जला दिया करना, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्तूपा ये अंड हेमिस्फेरिकल डोम, तुराना गेटवे, मेधी पेडिस्टल जो पाथ है उसको मेधी बोलते हैं, ठीक है, मेधी, ओके मेधी। वेदिका रेलिंग्स हो गई, प्रदक्षिणा पथ हो गया, सर्कमएम्बुलेटरी पाथ। अब ये कौन है, ये है याक्षी। अब याक्षी कौन होता है, याक्षी वो नहीं, याक्षी। याक्षी जो है हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बुद्धिज़्म धर्म में एक काइंड ऑफ आत्मा है। आत्मा सर? हाँ बेटा आत्मा। आत्माएं अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, यानी इनको अंग्रेजी में बोल सकते हैं स्पिरिट, नेचुरल स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है वही आत्मा है, ठीक है। तो एक ये है याक्षी जिनका नाम है साल भांजिका, ठीक है, साल भांजिका नाम है इनका। ये जो साल भांजिका, ये साल ट्री है, ये साल का पेड़ है, साल पेड़ है, भांजिका मतलब एक ब्रांच को तोड़ लेना या फिर टच करना, ठीक है, तो साल भांजिका। तो ये जो याक्षी हैं साल भांजिका, इनको बोला जाता है फर्टिलिटी, फर्टिलिटी की ये याक्षी हैं ये, ठीक है। रेफरेंस टू मदर ऑफ बुद्धा अंडर साल ट्री गिविंग बर्थ टू बुद्धा। तो बुद्धा जी को बर्थ दे रही हैं गौतम बुद्ध की मदर, उनको इनके थ्रू दिखाया गया साल भांजिका के थ्रू, क्योंकि साल भांजिका इज दी गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी काइंड ऑफ, या फिर याक्षी ऑफ फर्टिलिटी। इसी तरीके से एक याक्षी हुई, याक्षी तो नहीं, हाँ याक्षी हुई, इनका नाम पता है क्या है, हरिति। ये बड़ी खतरनाक याक्षी थी। ये क्या करती थी, बच्चों को उठा ले जाती थी। बुद्धा जी ने एक दिन देखा एंड ही वाज लाइक अभी सबक सिखाता हूँ, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो हरिति को जो है एक स्टोरी है काइंड ऑफ, तो हरिति को क्या किया, जब ये बच्चा चुराने आई, तो जब ये चुराने आई, ठीक है, खून के प्यासी हरिति, तो खून की प्यासी हरिति को बुद्ध जी ने उसी का छोटा बेटा रख दिया और उसका खून, मतलब उसको मार देती थी, किडनैप करके मार देती थी, खून पी लेती थी उसका। तो अपना बेटे को जब उसने मारा, जब उसको पता चला उसका बेटा था, तब जो उसको दुख हुआ, तो बुद्ध जी उसको दिखाना चाहते थे कि बेटा जो तुम ये कर रहे हो ना, इससे लोगों को कितना दुख होता होगा, ठीक है। और जब ये रियलाइजेशन हुई तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया हरिति का, और फिर उसने जो है अच्छा भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। बच्चों की कंजर्वेशन के लिए काम, देख सकते हो अभी बच्चे को वो गोद पे खिला रही है हरिति, ठीक है। तो पूछ लेता है इसे क्वेश्चन। ये है हमारी गज लक्ष्मी, लक्ष्मी जी हैं ये हमारी, ठीक है। ये जो दो हाथी हैं क्या कर रहे हैं, देख रहे हो पानी डाल रहे हैं लक्ष्मी जी पे, तो इनका नाम है गज लक्ष्मी। ये तुराना में बनी हुई हैं, जैसे हमने देखा ना साल ट्री है, साल भांजिका है, साल भांजिका तोड़ रही हैं साल ट्री से, है ना, एक ब्रांच को, वैसे ही ये तुराना में बनी हुई हैं सब, ये साल भांजिका भांजिका ये सब इधर देख रहे हो, ये यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सब वहीं पे बनी हुई हैं तुराना में ही। ये देखो ये तुराना है पूरा, तुराना में दिख रहा है ये है साल भांजिका। यहीं पे ऐसे ही है आपकी गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी मतलब गज का मतलब हाथी, और लक्ष्मी जी हैं ये, लक्ष्मी मतलब गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। और यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ये लोटस हैं, ये क्या है, कमल के फूल हैं, ठीक है। दिस पर्टिकुलर तराना वॉज आई थिंक स्पॉन्सर्ड बाई बीजेपी, हाँ। ये है आपके हाथी जो पानी डाल रहे हैं लक्ष्मी माता को, ठीक है। तो ध्यान रखना गज लक्ष्मी है। हरिति के बारे में भी आप जान गए, ठीक है, हरिति के बारे में भी जान गए। स्तूपा का स्ट्रक्चर भी आप समझिए। यहाँ पे 8 होली प्लेसेस हैं बुद्धिज़्म के, ध्यान रखना, जहाँ इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी में, राजगीर में, बोध गया में जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैशाली, सारनाथ जहाँ उन्होंने पहला सरमन दिया, श्रावस्ती, कुशीनगर जहाँ इनकी डेथ हुई, और संकोसिया। ये कुछ जगह हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मठ हैं, मोनेस्ट्रीज़ हैं, जैसे ठीक कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है, हेमिस लद्दाख में, रूमटेक सिक्किम में, कई गोम्पा ये हिमाचल में, और आइची गोम्पा ये लद्दाख में है। तो कुछ मोनेस्ट्री हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से एक नेम ड्रोलिंग मोनेस्ट्री है जो कि आपको बाइलाकुप्पे कर्नाटक में देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। गोल्डन टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं, नेम ड्रोलिंग मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ओके, बाइलाकुप्पे कर्नाटक में गोल्डन टेम्पल इसको बोलते हैं। मोनेस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जहाँ पर जो मंक्स और नन्स होते हैं वो, ठीक है, क्या करते हैं, वो वहीं पे रहते हैं,
ठीक है। अपनी पूरी जीवन त्यागने के बाद वो वहीं पे मोनास्ट्री में ही रहते हैं, मठ पे। ओके, ये क्या है, ये क्या है आपके, ये वहाँ पे दैट इज़ कर्नाटक में है। नाम एकदम, हाँ, गुंता पल्ले केव्स। कौन सी केव्स हैं? गुंतम पल्ले केव्स, गुंता पल्ले केव्स। ये किसने बनवाई? किसी ने नहीं बनवाई है, अपने आप बन गई। नहीं, अपने आप नहीं बनी, इनको जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं उन्होंने ही बना डाला था, ऐसा किसी राजा ने नहीं बनवाया था। गुंतापल्ली जो केव्स हैं इनको, ठीक है। कहाँ पर है ये? सॉरी, कर्नाटक नहीं, इसे आंध्रा में होंगी ये। और किसी ने नहीं बनवाया, बुद्धिस्ट नहीं बनवाया, मंक्स नहीं। लेकिन किसके टाइम पे? तो उस टाइम पे सातवानास का रूल हुआ करता था, सातवाना डायनेस्टी का। अगेन आगे हम लोग पढ़ेंगे सातवाना डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। डन विद टुडेज लेक्चर। 11 बज चुके हैं एंड वी आर डन विद द लेक्चर। किसी कोई डाउट? सर आपने जैनिज़्म अच्छे से पढ़ाया, मैं भी जैन हूँ लेकिन कुछ कमी है अभी भी। जय जिनेंद्र, जियो और जीने दो। क्या कमी है भाई? जय जिनेंद्र सर जी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलो, तो काफ़ी लोग बोलते रहते हैं रिगार्डिंग, पूछते रहते हैं रिगार्डिंग कि सर कहाँ क्लासेस मिलती हैं। तो परमार अकेडमी ऐप पे, वेबसाइट पे कोर्स है 4.0, वहाँ पर ही रिकॉर्डिंग मिलती है लेक्चर की, डिजिटल नोट्स मिलते हैं, डेली क्विज़ मिलती है, वीकली टेस्ट होता है जिसके अभी रिजल्ट अनाउंस कर देता हूँ मैं, कौन थे विनर्स पिछले टेस्ट के। एंड प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलता है आपको, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। चलो, तो हिस्ट्री जो टेस्ट नंबर 2 था, ठीक है, हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 2 था, थी ना। ओके, ये तो CDSE पे था, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। 4.0 में आपका पॉलिटी फुल लेंथ टेस्ट हुआ था। पॉलिटी का फुल लेंथ जो पिछला टेस्ट हुआ था उसमें 3rd नंबर पे रही थी अंशिका जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अंशिका जी, और अंशिका जी के लिए तालियां हो जाएं और बोलें जय जिनेंद्र, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे उमेश जी। अंशिका जी के मार्क्स थे 66.25, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अंशिका जी। उमेश, ठीक है, उमेश जी आते हैं हमारे सेकंड नंबर पे, और इनके भी मार्क्स हैं 66.25 में, बट इन्होंने टाइम थोड़ा सा कम लिया इसलिए ऊपर हैं। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू उमेश जी। एंड द फर्स्ट रैंक गोज टू दीपम शर्मा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दीपम शर्मा। दीपम शर्मा जी के लिए तालियां हो जाएं। फर्स्ट रैंक इन्होंने सिक्योर करी है विद टोटल ऑफ 70 मार्क्स। 70 नंबर लाए हैं ये पॉलिटी के फुल लेंथ टेस्ट में। तो इसी तरीके से टेस्ट देते रहिए, ठीक है। और इस वीक आपका पूरा हिस्ट्री का जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका टेस्ट होगा, ठीक है। हमारे हिस्ट्री के 7 लेक्चर्स हो जाएंगे और वो आपको टेस्ट फॉर्म में मिलेंगे संडे को, ऑलराइट। एंड इंग्लिश का भी बैच है, इंग्लिश का PSP सर उसमें पढ़ाते हैं। एंड अगर आपको दोनों कॉम्बो चाहिए, इंग्लिश का और GK का दोनों, तो आप यहाँ पर परमार 4.0 कूपन का यूज़ करके ले सकते हैं। बाकी कुछ क्वेरी है तो आप नंबर में, भाई मेरे नंबर पे जब मैंने कल बोला था तुमसे कि मत भेजो, वैसे तो ज़्यादा लोगों ने नहीं, इक्का ही दुक्का थे, लेकिन ठीक है, बाकी जो भी कुछ क्वेरी होती है आप यहाँ पर भेज सकते हो या फिर यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। टेक्निकल क्वेरी, बैच को लेके, वो सब यहाँ पर कॉल वॉल सब है यहाँ पे। लेकिन अगर जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड है, कुछ कभी कुछ होता है कि सर इसमें हमें कुछ डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे अगर भेजना चाहते हो तो वो 8840286735 पे सब्जेक्ट रिलेटेड अगर कुछ चीज़ होती है तो वो। अगर कोई टेक्निकल कुछ होता है तो ये है, ये टीम का नंबर है, ठीक है। अगर मेरे से संबंधित कुछ है, अगर आप बताना मतलब भेजना चाहते हो सब्जेक्ट रिलेटेड, ध्यान रखना सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए वो, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो, जो हमारे बैच में चल रहा है उसमें कुछ है तो, ठीक है। थैंक यू। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। शाल भांजी का, शाल भांजी का। अच्छा, फैट मैन में वो करेक्शन करवा देना था ना। करेक्शन तो कुछ नहीं, एड ऑन्स ही होंगे।
सेकेंड एडिशन का तो अभी जल्दी फल्दी से तुरंत तो नहीं आ रहा है, ठीक है। यू कैन गो गबरू क्या था एनडीए के लिए, यू कैन गो विद दैट, ओके। बिल्कुल मिलेगा। गॉडेस हरिति, शी वॉज कन्वर्टेड बाई दी, फायरमैन में अभी करवाता हूँ, ठीक है। शी वॉज कन्वर्टेड बाई दी बुद्धा फ्रॉम अ ब्लड थ्रस्टी याक्षी टू अ बेनेवलेंट मैटरनल फिगर हरिति। गुंतु पल्ले बुद्धिस्ट के कहाँ पर है, तो गुंतु पल्ले आंध्रा में है। नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाई बुद्धिस्ट आइडियाज़। और पता है काफ़ी लोग छोड़ के चले गए, एंड आई वांटेड दैट ओनली। उनका मिस हो गया भाई, कुछ तो मिस हो गया। अभी मैंने एन आइकॉनिक फॉर्म ऑफ बुद्धा पढ़ा ही नहीं है। जाओ बेटा तुम, रोज़ ऐसा ही मैं करूँगा, क्विज के बीच में कुछ ना कुछ तो बता दूंगा। रिमेंबर गाइज, हे गाइज, सांची स्तूपा जो है या फिर कई जगहों में अर्ली फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो बुद्धा को रिप्रेजेंट किया गया वो एन आइकॉनिक फॉर्म में किया गया। एन आइकॉनिक का मतलब होता है जहाँ पे बुद्धा को इंसान के तौर पे नहीं, या तो सीट एम्प्टी सीट है, खाली सीट है, उससे तुम समझ जाओ कि बुद्धा ही बैठे हों इसमें। ट्री है, पेड़ है, यानी कि बोधि ट्री है। व्हील है, पादुकाएं यानी कि जो फुटप्रिंट्स हैं, यानी बुद्धा जी के ही फुटप्रिंट्स हैं। ट्री है मतलब बोधि ट्री, तो मतलब बुद्धा ही है। व्हील है तो मतलब बुद्धा ही है। तो बुद्धा जी को रिप्रेजेंट करने के लिए एन आइकॉनिक फॉर्म है जहाँ पर उनको एक्चुअल कोई मैनली फिगर में नहीं दिखाया जाता है। शाल भांजी का कोई बुद्धिस्ट आइडिया नहीं थे। शाल भांजी का द वॉलिंग सल्चर फाउंडेड सांची इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बुद्धिस्ट आइडियाज। शाल भांजी का इज नॉट इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियाज। इन्होंने बताया हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बुद्धिज्म सब में, और ये ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म धर्म की उत्पत्ति शाल भांजी का, ओके। थेरीज कौन होती हैं? रिस्पेक्टेड वुमेन होती हैं, एल्डर नन्स होती हैं, वुमेन डिनाइड द भिक्खुनी स्टेटस, वुमेन एक्सपेल्ड फ्रॉम द बुद्धिस्ट संघ, तो ये होती हैं एल्डर नन्स इन बुद्धिज्म। हमने देखा तो थेरीज, जैसे हमारी महाप्रजापति गौतमी जी थी, ओके ओके। स्कल्पचर्स एट सांची, बताइए जी। और गलत किया किसी ने, भांज भांज के जो तुमको मारेंगे ना, ध्यान रखना तुम लोग। हाँ, सेकेंड एडिशन लाओ जर बस में अच्छा सेकेंड टाइम लगेगा। आज तो मज़ा आ गया बढ़िया, क्या बात कर रहे हो। तो जो मज़े का जो सूत्र है बेटा, जैसे मज़े का जो सूत्र है वो ये कहता है कि बेटा मज़े लो तो लाइक भी कर दिया करो, और मज़े अकेले अकेले नहीं लेने चाहिए, ऐसा सूत्र कहते हैं, ठीक है। शेयर कर देनी चाहिए वीडियो को। तो सांची, इन सम स्कल्पचर्स देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ साल भांजिका, येस देयर इज। द फिगर ऑफ साल भांजिका इज रिप्रेजेंट बाई वुमेन सराउंडेड बाई लोटस एंड एलिफेंट। नो नो नो, इट इज़ गज लक्ष्मी, ओके, इट इज़ गज लक्ष्मी, नॉट साल भांजिका। So this is wrong. शाल भांजी का मोटिव वॉज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाई बुद्धिस्ट आइडियाज, येस, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है, थोड़ी देर पहले तो बताया बुद्धिस्ट आइडिया से ऐसा कुछ डायरेक्टली इंस्पायर्ड नहीं है। Who among the following did not contribute to the preservation and documentation of the ancient site at सांची? डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, किसने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया था, ये आपसे पूछ रहा है। शाहजहाँ बेगम ने नहीं किया था, काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन है। जॉन मार्शल ने नहीं किया था, सुल्तान जहाँ बेगम ने नहीं किया था, जेम कर्नर ने किया था। देखो मार्शल ने तो किया होगा, एसआई का चेयरमैन रहा है, इसने तो किया होगा। जेम कैनर ने नहीं किया है, ठीक है, जेम कैनॉयर ने नहीं किया है इस पे, राइट। विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, गौतम बुद्ध वॉज जनरली नोन बाई विच एपिथेट्स। गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता था? तो नया पुत्ता, शाक्यमुनि, तथागत, क्या? गौतम बुद्ध। तो नया पुत्ता किसका नाम था? वर्धमान महावीर का नाम था। क्यों भैया, था नाम तो गया। शाक्य क्लाइन से बिलोंग करते थे। तथागत, अरे बन गए आईएएस, भिजवाते ज्वाइनिंग लेटर, बताओ जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कुशीनगर इज करेक्ट? कुशीनगर के बारे में कौन सा सही है? करेक्ट है। सिद्धार्थ गौतम्स ग्रेट डिपार्चर took place here, no, कौशाम्बी, and became an ascetic श्रमण, no, याद करो कौशाम्बी, महाभिनिष्क्रमण, कंठक। सिद्धार्थ गौतम obtained his enlightenment है, no, बोधि ट्री के नीचे, बोध गया में। बुद्धा gave his first sermon, no, डियर पार्क सारनाथ वाराणसी, यस। खुशी खुशी बुद्धा जी ने अपने प्राण त्याग दिए, महापरिनिर्वाण हो गया। माली को फैट वन हिंदी में नहीं मिल रहा है, मिल तो रहा है क्या? आउट ऑफ स्टॉक हो गया है क्या?
पता है बेटा, जिस दिन से लॉन्च हुई है फैटमैन उस दिन से टिल दैट डेट माना मैंने कि वो परफेक्ट बुक नहीं है, लेकिन फिर भी अमेज़ॉन पे बेटा फर्स्ट रैंक पे चल रही है पीसीएस कैटेगरी में। बात तो है, दम तो है, ठीक है। विद रेफरेंस टू एशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और जब सेकंड एडिशन आएगा ना बेटा तुम देखना बेटा। सर फर्स्ट में बेटा देखो, जिन लोगों के पास 4 पॉइंट और जो करेक्शन करते चल रहे हैं साथ साथ, उनको तो कोई लोड लेने की बात नहीं है, ठीक है। उनका सब कंपाइल होता चल रहा है, ठीक है। एड ऑन थोड़े बहुत जो 4-5 एड ऑन होते हैं चैप्टर में, 5-6 तो कर, जैसे कि अभी मैं ऐड करवाऊंगा, जैसे शाल भांजी का होगा फैटमैन में, होगा वो, ठीक है। लेकिन गजलक्ष्मी नहीं होगा, थेरी नहीं होगा, ठीक है, उसको ऐड कर लेना। हरीति के बारे में नहीं होगा, असरव नहीं होगा, हाँ ये नहीं होगा, तो ये ऐड कर लेना, मैं ऐड करवा दूंगा अभी, ठीक है। ओके, फैटमैन बुक ले, नोट्स को कॉपी ले लें। ऑलवेज फैटमैन ले लो, क्यों? नोट्स महंगा ही पड़ेगा। दूसरा भाई फैटमैन में लिखा हुआ एक्स्ट्रा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एड ऑन होता है मैं करवाता चल रहा हूँ ना, वो आपको कर लेना है, तो ख़त्म। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज़ अ बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। नो, स्तूपा बुद्धिस्ट ओरिजिन में नहीं है। पहले भी माउंट्स बनते थे, ऐसे ढेर बनते थे, लोगों की कब्र में ढेर बनता था, जैसे कि हमें मोहनजोदारो में भी देखने को मिलता माउंट ऑफ डेड। स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स होते थे। स्तूपा वॉज वोटिव एंड कम्युनिटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। वोटिव भी होता था और कम्युनिटिव। कब अपॉइंटमेंट करवा दें? Sangabhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of the commentary on. So he was the author of a commentary on what? Prajanapati Sutra, Vishuddhimagga, Sarastivada Vinaya या फिर ललित विस्तार। तो this is a difficult question. सर्वतिवाद विनय इसका आंसर होगा, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लाओ ज्वाइनिंग लेटर वापस लाओ। Early Buddhist cultures did not show Buddha in human form. Through which of the following symbols was Buddha's presence? ज़्यादा लोड मत लेना इनका, ठीक है, छोड़ देना अगर वैसा है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम किसी से पूछोगे ना, अगर कोई तुम्हारे आसपास सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है, उससे अगर तुम पूछना है ऐसे जनरली, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है इसको अगर चाहे तुम जितना पढ़ लो, अगर एग्जामिनर अपने में आ गया तो क्वेश्चन बनने का ना, तुम पूछ लेना उससे, उसको ऑप्शन देना, ठीक है। ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री में एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न है, क्या है, ही विल ऑलवेज नेम यू एंशियंट हिस्ट्री, ऑलवेज, ठीक है। हर कोई 100% ऑफ स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि अर्ली फॉर्म ऑफ बुद्धा वाज एन आइकॉनिक फॉर्म ऑफ बुद्धा। इसको भी फैटमैन में नोट करना। एन आइकॉनिक का मतलब है बुद्धा नॉट इन ह्यूमनली फॉर्म। एम्प्टी सीट, स्तूपा, ठीक है, एम्प्टी स्तूप, व्हील, ट्री, स्तूपा, इस फॉर्म में बुद्धा को दिखाया जाता है, एन आइकॉनिक फॉर्म। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, हु वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर? तो कौन थे जैन तीर्थंकर पहले? नेमीनाथ अरिष्टानेमी 22वें थे, 23वें थे, ठीक है। वर्धमान महावीर 24वें थे। तो पहले ऋषभ देव थे जिनको बुल से रिप्रेजेंट किया गया है ना। 3 जैन क्या है जैनिज्म में? सीधा बेटा लेफ्टिनेंट बने, सीडीएस का एग्जाम क्रैक करें, ब्रह्मचर्य, सम्यक दर्शन, सुनृता या फिर अस्तेय। 3 जेम्स क्या था? तो 3 जेम्स में KFC, सम्यक जानना, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। 5 वो अलग हैं उससे, ठीक है, नॉन वायलेंस और अस्तेय और ब्रह्मचर्य और अपारिग्रह सब, ठीक है, अहिंसा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जैनिज्म। जैन धर्म के बारे में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सिर्फ विचार न करिए, आंसर दीजिए। वर्धमान महावीर अटेंड कैवल्य जानना, कैवल्य मतलब एनलाइटेनमेंट, आउटसाइड द टाउन ऑफ जम्बिका ग्राम। तो जम्बिका ग्राम के बाहर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजुपालिका एंड इन द फील्ड ऑफ हाउस होल्डर नेम समग के घर के बाहर, ठीक है, उसकी फील्ड में। सही है, हमने देखा भी था। द स्टेट व्हेन द कर्म प्रैक्टिसेस एक्चुअली बिगन टू फ्लो टूवर्ड्स द जीव टू बाइंड इट इज़ नोन एज असरव। जब आप कर्म करते हो तो जो उसकी प्रैक्टिस है, जब आपके अंदर अच्छी चीज़ें आना शुरू होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड असरव, उसको बोलते हैं। सब लिखा है, वो सब पढ़ा हुआ, सीधे असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट में जाएं आप, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म इज नॉट करेक्ट। श्वेतांबर के बारे में कौन सा सही है? नहीं है। इट रेफर्स टू मंक्स हु वेयर वाइट क्लॉथ, सही तो है। इट रेफर्स टू मंक्स हु माइग्रेटेड टू द साउथ ऑफ द विंध्यास, नो, इट वॉज भद्रबाहु। तो जैन मंक थे अलॉन्ग विद चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गए थे, जहाँ पर उन्होंने सलेखना परफॉर्म कर दिया था। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कैनोनिकल टेक्स्ट इंक्लूडिंग द 12 जो अंग हैं, ठीक है, 12 अंग, फर्स्ट जैन काउंसिल। हाँ, दे बिलीव दैट विमेन कैन ऑल्सो अटेन साल्वेशन, यस, ठीक है। चलो, नॉट अ जैन आचार्य, तो इसमें से जैन आचार्य कौन सा नहीं है? भद्रबाहु नहीं है, खेमा नहीं है, हरिभद्र नहीं है, या फिर सिद्धसेन दिवाकर नहीं है। कौन नहीं है यहाँ पर?
तो भैया भद्रबाहु तो होंगे, जैन मंग तो थे ये जैनाचार्य, खेम नहीं है ये, हरिभद्र भी हैं, भद्र और सिद्धसेन भी हैं। इन जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ त्रिरत्न, तो त्रिरत्न में क्या नहीं आता है बताओ जल्दी से, त्रिरत्न रिकॉल करो। सर नहाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, नहाने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो देता हूँ मेरे को। अर्ज किया है जो पानी से नहाएगा, जो पसीने से नहाएगा, सॉरी, जो पसीने से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पानी से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। समझे बेटा? तो जाओ नहाओ जाके पानी से, तभी इतिहास बदल पाओगे तुम, ठीक है? पसीने से गर्मी में नहाना। त्रिरत्न की बात करते हैं, साम्यक जानना, साम्यक चरित्र, साम्यक दर्शन, साम्यक पंच महाव्रत नहीं है ये, वो तो 5 वोज हैं आपके, ठीक है, पंचव्रत। ना सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ। कौन सा धर्म जो बोलता है कि जो ये जीव आत्मा है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इंसान, जंतुओं में, एनिमल्स में और पेड़ों में होती है, इवन जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर वगैरह, उनमें भी होते हैं। बताओ। तो लाइक कर दें बेटा, मत करो इतना एहसान तुम, मतलब कुछ भी नहीं बेटा, ये एक्चुअल मोटिवेशन है, ठीक है? जो पानी से नहाएगा बेटा वही इतिहास बदलेगा। पसीने से वाले तो वो तो कुछ नहीं बदल पाएगा भाई, वो पसीने से नहा रहा है वो, ठीक है, गर्मी में पड़ा हुआ है। तो बुद्धिज़्म, जैनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म। तो जैनिज्म, मैंने आपको बताया जो जैनिज्म धर्म है वो काफ़ी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ पे बिलीव करता है। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। इनमें से जैन टेक्स्ट कौन सा है? अगेन ये कठिन क्वेश्चन है, अगर गलत हुआ तो फिर आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर है आईएएस का वो वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, अगेन इसको स्किप कर सकते हैं सीधा, जो एसएससी है जिनका कोई सीधे सीएपीएफ से कोई लेना देना नहीं है, सीधा स्किप करिए आप इसको, ठीक है, सीधा स्किप करिए। आंसर होगा यहाँ पर जो नत्ती वाला है ये आपका बुद्धिस्ट है, नत्ती पकड़न, ठीक है। और जो अगर सीधे सीएपीएफ के कोर स्टूडेंट हैं तो नोट कर लेंगे कहीं है तो फैट मैन है तो वहाँ नोट कर लो, अगर फैट मैन है तो वहीं पे नोट करना, ठीक है। स्टार्ट की जब रिवाइज़ करो तो पूरा सारी चीज़ें रिवाइज़ करो, ठीक है, बिकॉज अगर यहाँ पूछा है 2022 में सेल्स तो कभी भी सीधे सीएपीएफ में आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो, ठीक है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये आपका जैन टेक्स्ट है। और जो अवदान षटक है, दिस इज़ अ बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट ही है ये, बट ये संस्कृत में है ये, ठीक है, ये पाली में है, नट्टी पकरन, ठीक है, और ये है आपका संस्कृत में। और आपका ये त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, ये आपका जैन टेक्स्ट है। तो 2 और 4 होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना कौन जैन है कौन बुद्धिस्ट है। आजीविका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सीडीएस 1 2025, दे डिड नॉट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्लास, दे हैड अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, दे प्रैक्टिस सेवियर एसेटिज्म, ऑफन ईटिंग वेरी लिटिल फूड। तो ये तो हमें पता ही है, तो हमने डायरेक्टली पढ़ा ही है कि भाई एसेटिज्म यानी कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ पे बिलीव करते हैं ये, ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ पे बिलीव करते हैं, तो ये तो सही होगा। दे फॉर्म्ड एन अलायंस विद जैन अगेंस्ट बुद्धिस्ट हैं, कुछ भी हिस्टोरिकल पर्सन है नोन एज, ठीक है। आर्यदेव दिग्नान, देख लो सेल सर्विस का है, मतलब आईएएस के एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आसान तो नहीं हो यार देखो, ठीक है। लेकिन अगर सीरियस ये को देने जा रहे हो तो ही देखना, बाकी अगर एसएससी का एक और रेलवे का तो कोई देखने की जरूरत नहीं, नथिंग नीडेड, ओके। सिर्फ आपको स्किप कर देना सीधे, या फिर तुक्का मार के देख सकते हो कि तुक्के में तुम आईएएस बन सकते हो कि नहीं।